वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको कोई भी कंटेंट किंडरगार्टन से लेके 12 तक इंग्लिश मीडियम और अब तो हिंदी मीडियम में भी मिलता है फ्री, बिल्कुल फ्री। सही सुना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि हम आपको 2 चैप्टर पढ़ाएंगे फिर बोलेंगे चलो कूपन लो या पेमेंट करो या सब्सक्रिप्शन करो। नो, कोई ऐसी बकवास नहीं, सारा का सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते अपना मेन कंटेंट के साथ। पहले वाले वीडियो में हमने आधा चैप्टर कर लिया था, आज हम खत्म करेंगे हमारा वो वाला चैप्टर जो हमारे टर्म 2 के लिए रह गया था, है कि नहीं, जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अगर थोड़ा बहुत याद होगा, कल हमने थोड़ा सा एडेप्टेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब इसी के आगे अगली वाली जर्नी कंप्लीट करेंगे। सो फोकस रखना, बुक ओपन रखना, नोटबुक ओपन कर लो, पेन ले लो और बस सुनते चलो, याद करते चलो, रिवाइज करते चलो। तो अब एडेप्टेशन पे आए तो ऐसा समझते हैं कि जैसे समर आया, अभी तो समर आने ही वाला है, ठीक है, तुमको गर्मी हो रही है, बहुत भीषण गर्मी हो रही है। तुमने क्या किया कि चलो छोड़ो, पंखा लगा लेते हैं। पंखे से नहीं ठीक हुआ तो कूलर लगा लेते हैं, आधे सुकून तो उस कूलर की आवाज से हो जाता है। कूलर भी नहीं किया तो चलो एसी लगा लेते हैं। अब देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी बॉडी, तुमने स्वेटिंग तो अलग हो ही रही है, तो तुम्हारी बॉडी ने तो कुछ चेंजेस किए कि स्वेटिंग हो रही है, हीट निकालने की पूरा बॉडी ट्राई कर रही है। पर सपोज वो भी काम नहीं करा तो तुमने क्या किया, तुमने बोला जान दो, अपन दूसरा तरीका यूज करते। अब सपोज करो तुमसे ये गर्मी भी सहन नहीं हो रही, तुमने बोला बैकपैक करो और शिमला चलो। मतलब देखो, तुमने 3 तरीके आजमाए। सबसे पहले क्या किया, अपने बॉडी में जो चेंजेस लाके देखा, जैसे स्वेटिंग हुआ, बहुत प्यास लगी, ये सब हुआ। तो अगर यहां ध्यान से देखो, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है बायो की लैंग्वेज में, एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब तुमको गर्मी हुई, तुम ऑर्गेनिज्म हो। मॉर्फोलॉजिकल, तो तुमको क्या हुआ, तुमको पसीना आना शुरू हुआ, ओ भाई साहब बहुत पसीना है। फिर फिजियोलॉजिकल, पानी भी पिया, हवा भी की, नहीं हो रहा, पंखा ऑन किया, एसी ऑन किया, फिर भी नहीं हो रहा। बिहेवियर, तुमने बोला भाड़ में जाए, अपन क्या करेंगे, अपन यहां से चले जाएंगे शिमला, पर नहीं जा सकते ना, बोर्ड एग्जाम जो है, तो यहीं बैठ के पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। तो ऐसे कोई 3 चेंजेस, कौन कौन से, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म, तुम ऑर्गेनिज्म हो, टू सर्वाइव, इस भीषण गर्मी में सर्वाइव करने का तरीका बाबा, एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। अब बोलोगे मैम रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट क्यों? अरे अगर तुमने जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया, पर तुम्हें अपनी अगली जनरेशन या अगली प्रोजेनी भी तो बढ़ानी है। सिर्फ ये थोड़ी ना अवार्ड लेना, हमने ये गर्मी सर्वाइव करके दिखाई, नहीं, तुमको इस जगह सर्वाइव करके अगली वाली जनरेशन भी लेके जानी है। तो इसीलिए तुमने अलग अलग चीजें कंफर्ट जोन में देख ली। अब मेनी एडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। इवोल्यूशनरी टाइम मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन आए। अब बोलोगे मैम ये मॉडिफिकेशन कैसे आते हैं, याद करो वो जेनेटिक्स वाला चैप्टर, थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ। अब बोलोगे मैम म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए, उस जीन में कुछ चेंज आ गया। अब चेंज अच्छा भी हो सकता है, अगर अच्छा रहा तो कंटिन्यू होगा, बुरा हुआ तो वहीं रुक जाएगा। तो जब सडन चेंज इन डीएनए आया, पर टाइम के साथ धीरे धीरे धीरे, उसी को मैंने क्या बोल दिया, इवोल्यूशनरी टाइम, एंड आर जेनेटिकली, याद करो मैंने अभी क्या बोला, जेनेटिक, डीएनए। तो क्या है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ही तो है। आज मैं जैसे भी दिख रही हूं, क्यों, क्योंकि मेरे डीएनए बाबा लिखा हुआ है कि मैम तो ऐसी ही दिखने वाली है, करेक्ट। तो ये कहां लिखा हुआ है, डीएनए में। तो अगर कोई चेंजेस, अगर कोई एडेप्टेशन आ रहे हैं तुम्हारे डीएनए में, एक बार फिक्स हो गए, पर ऐसे नहीं कि बस आज सुबह उठे बहुत गर्मी हो रही थी, हाँ बाबा कल उठे तो एकदम ऐसे एकदम वेल जैसे, या वेल भी गलत एग्जांपल है, ऐसे समझते हैं बहुत ठंड लग रही थी, हमने बोला बहुत ठंड लगती है क्या करें, कल सुबह उठे तो अपने पूरे बॉडी के ऊपर हेयर आ गए, मतलब जैसे एकदम पोलार बियर जैसे, अब तो ठंड लगेगी नहीं। ऐसा नहीं होता, टाइम के साथ हर चीज इवॉल्व होती है। तो मेनी एडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स। मतलब एक बार डीएनए में वो इंफॉर्मेशन आ गई सो आ गई, अब कोई हिला नहीं सकता। मैम ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, अगर सपोज करो क्लाइमेट चेंज होता गया तो जो चीज फिक्स हुई है वो भी धीरे धीरे चेंज होगी, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग म्यूटेशंस आते चलेंगे, और उसमें से जो चीज सबसे ज्यादा सर्वाइवल के लिए फिट रहेगी वो वाला जेनेटिक म्यूटेशन रह जाएगा, बाकी वाला
चला जाएगा मतलब पॉपुलेशन में रहेगा पर उसका नंबर कम रहेगा। ठीक, ये सब कुछ जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैम ये पिक्चर क्यों लगा रखी है, देखो जरा एडेप्टेशंस देखो। ये क्या है, पोलर बेयर, इसको ठंड लगती है तो इसने क्या किया, इसने कर लिया एकदम फर का कोट, देखो दिख रहा है। फिर याद करो एलेंस रूल भी पढ़ा था हमने, क्या है एलेंस रूल, जल्दी पन्ने पलटा के देखो। उसके बाद ये कौन है, कैमल, कहाँ खड़ा है कैमल, डेजर्ट में। डेजर्ट कैसा होता है, ओहो बहुत गर्म। तो क्या मॉडिफिकेशन किया, सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो इसका हम्पी है। क्या, ये तो बचपन वाला क्वेश्चन है, आया कि नहीं, कि हम क्या करता है, वाटर मिनरल न्यूट्रिशन स्टोर करता है, बस फिर क्या उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अगली स्लाइड में मूव करते हैं। तो वही एडाप्टेशन हमें अब दो तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सा, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, मतलब बॉडी में कुछ चेंज आया है, ठीक है। दूसरा बिहेवियर चेंजेस। अब बिहेवियर में हम कैसे, समझो बात को, जब फिजियोलॉजिकल चेंज किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं आ पाता या टाइम के साथ वो ऑर्गेनिज्म उस लेवल तक इवॉल्व नहीं हो पाता कि वो आसपास के क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ कोप अप करे, तो वो बोलता है जान दो, अपन एक काम करते हैं, अपन इस जगह से ही निकल जाते हैं या फिर इसी जगह में एडजस्ट कर जाते हैं। कैसे, बस 2 मिनट को समझ में आएगा। तो फिर बोलोगे मैम फिर फिजियोलॉजिकल क्या है, चलो ये देखो ये क्या है, कैंगरू रैट। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी टर्म 2 के एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, स्पॉटिंग का एक क्वेश्चन यही है। स्पॉटिंग में दिया रहेगा कैंगरू रैट का पिक्चर या फिर पूरा का पूरा स्पेसिमेन रखा रहेगा और पूछेंगे बताओ पहचानो ये क्या है, तो क्या लिखोगे, कैंगरू रैट है। कैसा एनिमल है, जेरिक एनिमल। अब बोलोगे मैम जेरिक तो सूना सूना सा है, हाँ सूना सूना, पढ़ते भी तो कभी कभी हो, नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ। चलो तो जेरिक एनिमल मतलब क्या, ऐसा एनिमल जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है। अब बोलोगे मैम कैंगरू रैट है, कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है, अरे बाबा ये कौन सी पता है कौन सी कंडीशन में रहता है, ये सब लिखना है स्पॉटिंग में, उठाओ पेन और लिखना शुरू करो। कौन सा है, सबसे पहला कैंगरू रैट रहता है डेजर्टेड एरिया में, ऐसी जगह जहां पानी बहुत कम है। अब बोलोगे मैम एक तो इतना छोटा सा पानी है ही नहीं, फिर ये सर्वाइव कैसे कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद करो पिछले साल का चैप्टर एक्सक्रीशन, उसमें तुमने एक टर्म पढ़ा होगा नेफ्रॉन में, लूप ऑफ हेनले, कुछ कुछ याद आया क्या, लूप ऑफ हेनले। अब बोलोगे मैम याद तो आ रहा है लूप ऑफ हेनले, तो मुझे बताओ लूप ऑफ हेनले में होता क्या था। लूप ऑफ हेनले वो पार्ट है नेफ्रॉन का जो वाटर रीएब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैंने कहा, अब तुम लॉजिक खुद बिल्डअप करो, ठीक है, अगर मैंने कहा कि एक जानवर है जैसे कैंगरू रैट, उसका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, तो खुद बताओ लूप ऑफ हेनले का काम रहता है वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराना, मतलब जो थोड़ा बहुत भी पानी बॉडी के बाहर यूरिन के फॉर्म में जा रहा है उसको भी बोला ना बाबा इतना भी पानी नहीं जाने देंगे, सब वापस खींच लेंगे। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ी है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मतलब क्या रहा, वो पूरा का पानी रीएब्सॉर्ब कराने वाला है। तो अगर कैंगरू रैट की लूप ऑफ हेनले बड़ी है, दैट मींस ये उसका मॉडिफिकेशन रहा। कैसा मॉडिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, बॉडी के अंदर कुछ चेंज हुआ है कि लूप ऑफ हेनले ही बड़ी कर डाली, जैसे बड़ी कर डाली वाटर का पूरा रीएब्सॉर्ब हो गया। अब बोलोगे मैम इसका मतलब है ये तो यूरिन ही पास नहीं करता होगा, हाँ सही बोल रहे हो, इसका यूरिन और फीसिस मिल के बाहर निकलता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। कुछ कुछ आ रहा है समझ में, वाटर को अपन को क्या करना है, सेव करना है। वैसे तुमको थोड़ा बहुत याद करो, जब हम एक्सक्रीशन पढ़ते थे तो यूरिटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक पढ़ते थे, तो उसमें से यूरिकोटेलिक भी समवॉट ऐसे ही था। अब बोलोगे मैम लूप ऑफ हेनले थोड़ी ना बड़ी रहती थी, हाँ नहीं रहती थी, पर उनका मोटो ही था कि वाटर को पूरा का पूरा सेव करना है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही चेंज कर देंगे, हम यूरिक एसिड निकालेंगे, बात ही खत्म। कुछ कुछ याद आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा एडेप्टेशन है जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली चेंज है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, ऐसा एडेप्टेशन जो फिजियोलॉजिकल है। अब इसी में अगर याद करो जैसे पोलार बियर है ना, ठंड लग रही है तो बोलो मैम फर तो है, पर फर तो हमारे घर के पेट में भी है, हाँ है, पर उस वाले फर में इस वाले फर में अंतर है। कैसे अंतर है, जो पोलार बियर है उसके जो फर के नीचे एक बड़ी फैट की लेयर होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, आने में ही वाला है आगे। तो इतना समझ में आया। अब
अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, बिहेवियर कैसे हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बने रहो मेरे साथ। अच्छा, पर उसके पहले हम थोड़ा एडेप्टेशन, अब एनिमल्स में तो समझ में आ गया कि ठीक है मैम, ऑर्गन चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा लूप ऑफ एनले बड़ी हो जाएगी, ब्लबर की लेयर आ जाएगी। प्लांट में कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। तो प्लांट में कैसे करेंगे, तो प्लांट ने बोला चलो कुछ एडेप्टेशंस अपने में भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से एडेप्टेशन किया थे, क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या है मैम, जल्दी से जाओ एक पत्ती तोड़ के लाओ, अभी नहीं, सुन लो लेक्चर फिर जाना तोड़ने, ठीक है। एक पत्ती तोड़ो, उसके ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके देखो, थोड़ा थोड़ा वैक्सी कोटिंग निकल आएगा, तो वो वैक्सी कोटिंग कुछ और नहीं बल्कि क्या है, क्यूटिकल। तो बोलोगे मैम ये वैक्सी कोटिंग की जरूरत क्या पड़ गई, वैक्सी कोटिंग मतलब क्या, वाटर प्रूफ। तो अपन को वाटर को ही तो बचाना है, एक तो पहले ऊपर से पानी ना आए, क्योंकि अगर वो पत्ती गीली रह गई तो सड़ जाएगी। एक तो इतनी मेहनत से पत्ती उगाई प्लांट ने, उसके बाद सड़ गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। दूसरा, अगर नीचे से भी पानी ऊपर जा रहा है, वो बोलेगा नहीं मैं यहीं रुक जाऊंगा क्योंकि बाहर तो गर्म है, इवेपोरेशन तो होगा। तो एक तो बैरियर लग गया। अब अगर उसी पत्ती को पलटा के देखो, पलटा के मतलब नीचे वाला लेयर, लोअर एपिडर्मिस या फिर कुछ बुक्स में लिखा रहता है एंडोडर्मिस, दोनों सही है, ठीक है। तो अगर नीचे देखोगे तो छोटे छोटे होल दिखेंगे। तो वो होल क्या है भैया, वो होल कुछ और नहीं बल्कि स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है, याद करो, वही किडनी शेप का स्ट्रक्चर जो क्या करता है, जो डिफ्यूजन के थ्रू जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आती है जब फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे O2 भी अंदर आता है। बोलोगे मैम प्लांट रेस्पिरेशन, बाबा रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, ये बहुत अजीब सा मिथ है। लोगों को लगता है प्लांट है तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, गलत। प्लांट दोनों करता है, फोटोसिंथेसिस भी रेस्पिरेशन भी। दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होता है और रेस्पिरेशन का रेट जो होना चाहिए वही होता है। रात में अब लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता रहता है। ठीक, इतना आया समझ में। तो देखो, अब बोलोगे मैम क्यूटिकल तो समझ में आ गया, अगर मोटी वैक्सी लेयर बना दो तो नीचे का भी पानी ऊपर नहीं निकल पाएगा, पर नीचे वाले से तो पानी निकल जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है तब जो अंदर लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है, जहां जाइलम है, वहां भी पानी बह रहा है, वहां का भी तो पानी इवेपोरेट होगा और इसी होल से बाहर निकल जाएगा, निकलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो मैम अगर इस ट्रांसपिरेशन को रोकना है तो क्या करें, को अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लांट ने ऑलरेडी कर लिया है। क्या किया है, संकन स्टोमेटा। संकन मतलब धसा हुआ। अब बोलोगे मैम कहां धसा हुआ, अरे लीफ में ही। देखो जरा, सपोज करो ये ऐसी लीफ है, मैंने ये ऐसी लीफ है ऐसी काट के दिखा रही हूं, ठीक है। तो नॉर्मल में स्टोमेटा होता है यहाँ पे, पर संकन स्टोमेटा कैसा रहेगा, समवॉट ऐसा कुछ रहेगा, अंदर धसी हुई कैविटी और उसके अंदर हमारे स्टोमेटा भैया बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला मैं तो अंदर ही बैठूंगा बाबा, क्यों, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक्सचेंज होने दो, बाहर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो जो जाइलम से हाइड्रोजन वाटर निकलेगा तो वो यहाँ से निकलेगा पर इसी दीवार से टकरा के यहीं घूमता रहेगा। हो सकता है वेपर फॉर्म में डिफ्यूजन से अंदर भी चला जाए, हो सकता है रीएब्जॉर्प्शन भी हो जाए, तो किसी तरीके से मेरा पानी तो बच ही जाएगा। कितना सही आइडिया है कि नहीं। तो एडेप्टेशन में क्या किया प्लांट ने, क्यूटिकल, दूसरा संकन स्टोमेटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा ही डायग्राम तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलने वाला है स्पॉटिंग में, और वहां पे 1 ही मिनट मिलने वाला है, तुमको उसको देखना है और यही 5 पॉइंट्स लिख के आने हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बोलोगे मैम यहाँ पे आपने कैम फोटोसिंथेसिस तो छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, अब ले रही हूं। तो कैम फोटोसिंथेसिस अगर याद होगा 11th में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, एक ऐसा एडेप्टेशन है कि उसमें जो फोटोसिंथेसिस या जो स्टोमेटा ओपन होता है वही रात को होता है। प्लांट ने बोला सारी प्रॉब्लम की जड़ ये स्टोमेटा है, जितना ये स्टोमेटा खुलेगा उतना पानी बाहर जाएगा, मेरे को तो पानी ही बचाना है क्योंकि मैं कहाँ बैठा हूं, मैं तो डेजर्ट में बैठा हूं। तो अब क्या करें, तो उसने बोले काम करते हैं स्टोमेटा को ही रात में ओपन करते हैं। तो कैम फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रात में ही प्लांट स्टोमेटा को ओपन करता है। तो मैम ओपन करेगा तो क्या करेगा, बट ऑब्वियस कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला रेस्पिरेशन पूरे टाइम होता है, रात को सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। हाँ वो
नॉर्मल प्लांट्स में होता है, पर ये तो उसने अपना पूरा फिजियोलॉजी ही चेंज कर डाला ना। उसने बोला मैं रात को स्टोमेटो ओपन करूंगा, उससे मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा, उसको किसके साथ कंबाइन करूंगा, पीईपी, कुछ कुछ याद आया, और उसके साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट करूंगा, मैलेट में। ये सब कुछ तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, एक बार 11th की बुक देख लो तो याद आ जाएगा। तो उस तरीके से उसने अपना स्टोमेटा का ओपनिंग का टाइम डिले कर दिया और रात में कर दिया। अब रात में इसलिए किया क्योंकि रात में लाइट नहीं है तो इवेपोरेशन कम, टेम्परेचर भी कम है, तो कम पानी का लॉस होगा। कुछ आया समझ में? अब देखो, प्लांट ने बोला ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ पता है कहाँ है, ये पत्ती है, क्योंकि पत्ती में होता है स्टोमेटा। अब सोचो कितनी मेहनत किया उसने, पहले एक लेयर लगा दी, फिर उसने बोला चलो स्टोमेटो को ही अंदर घुसा के बैठा देते, चलो स्टोमेटो को रात में खोलते, पर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है ना। तो प्लांट ने बोला जान दो, अपन एक काम करते, पत्ती को ही हटा डालते। तो देखो जरा, ये ओपुन्शिया का पिक्चर है, इसमें तुम्हें कहीं पत्ती दिख रही है क्या? नहीं। प्लांट ने बोला पत्ती ही जड़ की प्रॉब्लम है, हटा दो इसको। अब बोलोगे मैम पत्ती तो नहीं है पर ये कांटे तो हैं, थॉर्न्स तो है। हाँ है, क्यों है? क्योंकि देखो पत्ती नहीं है। अब बोलोगे मैम फिर फोटोसिंथेसिस, अरे भूल गए, जो भी चीज प्लांट में ग्रीन कलर की है, वो भले पत्ती हो, स्टेम हो या सेपल हो, याद करो थोड़ा थोड़ा सेपल, तो जो भी चीज ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस, तो ये तो पूरा ही स्टेम ग्रीन कलर का है, तो उसका फोटोसिंथेसिस का तो प्रॉब्लम डन है, सॉल्व्ड है। तो फिर पत्ती क्यों चाहिए, हटाओ पत्ती को। अब बोलोगे मैम थॉर्न क्यों रखा है? थॉर्न मॉडिफाइड हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है स्पाइन में, या स्पाइन बोलना ज्यादा करेक्ट है रादर देन थॉर्न। अब प्लांट टू प्लांट, स्पीशीज टू स्पीशीज अपन देखते हैं, जैसे बोगनविलिया लोगे तो वहां हम थॉर्न बोलते हैं, पर इस केस में हम उसको स्पाइन बोलेंगे, तो स्पाइन याद रखना, ठीक है। अब बोलोगे मैम स्पाइन बोलने की क्या जरूरत है? देखो, अब जिस जगह ये लग रहा है डेजर्ट में, इसका जो ये स्टेम है ये बहुत जूसी है, जूसी मतलब बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट, फूड एकदम स्टोर किया हुआ है। उसी जगह कुछ जानवर भी तो चल रहे होंगे, उनको भी भूख लगी, उन्होंने बोला क्या करे, जो थोड़ा बहुत वेजिटेशन है यही खा लेते हैं। अब ये आए इसके पास, इसने बोला चलो इसको खाते हैं। जैसे ही खाने गए, लग गई, किसको लग गई? मेरे को नहीं, जानवर को लग गई। क्यों? क्योंकि इस प्लांट ने अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या बना रखे हैं? स्पाइन्स बना रखे हैं। मैं अपना पानी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मतलब मैं अपना वाटर, न्यूट्रिशन, कुछ भी फूड नहीं देने वाला, इसलिए मैंने क्या किया, उसी को स्पाइन में कन्वर्ट कर, अब खा के दिखाओ। पर कुछ जानवर और एडवांस हो जाते हैं, वो बोलते हैं तुम कितना भी मॉडिफाई कर लो, हम भी मॉडिफाई हो जाएंगे उसी तरीके से। यही कुछ टाइम में मैं पढ़ाने वाली होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखो, तो इतना समझ में आया कि स्पाइन क्यों होते हैं। अब बोलोगे फ्लैटन स्टेम। अब देखो, एक तुमने सुना होगा, जैसे सुबह सुबह वापस तुमको मम्मी ने बोला दूध पियो, ठीक है, तुमने बोला ठीक है, बहुत गर्म था, तुमने क्या किया, एक प्लेट ली, उसमें दूध डाला, दूध जल्दी से ठंडा हो गया, तो मतलब सरफेस एरिया जितना बड़ा रखोगे उतनी जल्दी कोई चीज ठंडी होगी। अब बोलोगे मैम फ्लैटन स्टेम क्यों किया? अगर यही चीज मैं बहुत ऐसे मॉडिफाई करके रखूंगी तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन के लिए एक्सपोजर वाला एरिया होता जाएगा। तो उसने बोले काम करते हैं, इसको अगर मैंने स्पीयर किया तो और सरफेस एरिया मिलेगा ना, चलो इसी को अपन फ्लैट बना देते हैं। तो सिर्फ इतना और इतना, समवॉट 2D टाइप का, 2D भी नहीं बोलना चाहिए है ना, सिर्फ ये फेस और ये फेस में ही जो एक्सपोजर होगा वो। अगर ये पत्ती ऐसी होगी या नॉर्मल स्टेम, जैसे नॉर्मल पेड़ वाला स्टेम रहता है, ऐसा नहीं रहता हमारा पूरा यहाँ से घूम के बाहर तक, इतना बड़ा रहता है एकदम 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में ज्यादा सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया कम करने का तरीका, स्टेम को ही क्या कर दो, चपटा, तो सरफेस एरिया कम, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन पे इफेक्ट भी होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना आया समझ में? तो ये सारा मॉडिफिकेशन किसका था? प्लांट्स ने किया खुद में। क्यों किया? क्योंकि डेजर्ट में जिंदा रहना है, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेरिक कंडीशन। और ऐसे प्लांट जो डेजर्टेड एरिया, ड्राई एरिया में रहते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स भी बोलते हैं। या वापस देखना अपने प्रैक्टिकल ओपन करके, स्पॉटिंग में लिखा हुआ है, तुम्हें स्पॉट क्या करना है, ज़ेरोफाइटिक प्लांट, ज़ेरोफाइटिक एनिमल। तो उसी में यही दोनों एग्जाम्पल है। चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अब एडेप्टेशन, ये इन जनरल डिस्कशन है, जैसे एलन्स रूल। एलन्स रूल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या था एलन्स रूल? देखो कि जो जानवर ठंड वाले एरिया में ज्यादा रहता है वो उसने क्या किया, अपने ईयर्स का साइज छोटा होता है और अपने लिम्स का साइज भी छोटा होता है। आप बोलोगे मैम ये तो लिम्स का साइज छोटा तो नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है हमको। हाँ तुमको ठीक लग रहा है क्योंकि तुमने पोलार बेयर पहले से ही ऐसे देखा है, तुम इसी को हाथी के साथ कंपेयर करो तो फिर तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। अब
तो ये क्यों छोटा होता है, ईयर का साइज क्यों छोटा रखा है, जितने एक्सटर्नल जो भी पार्ट्स है उनका साइज छोटा रखोगे, कम सरफेस एरिया एक्सपोज होगा तो हीट का लॉस भी कम होगा। दूसरा ब्लबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया ब्लबर क्या होता है, एक ऐसा फैट का टिश्यू होता है जो क्या करता है, हीट को रोकने में मदद करता है। किसको हीट चाहिए बाबा, इसी पोलर बियर को चाहिए, नहीं तो ये बेचारा उदास हो जाएगा। अभी तो ये खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि इसके इस बालों के नीचे क्या है, एक थिक फैट की लेयर है जिसको हमने ब्लबर बोल दिया, ताकि उससे जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी। कुछ आ रहा है समझ में, ये भी एडिपोज टिश्यू ही है, ठीक है, पर ये और मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड एडिपोज टिश्यू है, ठीक। अब आते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब देखो, अब ये क्यों लिखा है मैम एल्टीट्यूड सिकनेस, सपोज करो तुम सब कुछ बहुत अच्छी जगह रह रहे थे, पर एकदम से कोई ऐसे चेंज वाली जगह पहुंच गए जहां से तुम मतलब हैबिचुअल नहीं हो। अब तुम्हारी बॉडी उस चेंज को एक्सप्रेस करेगी, फील करेगी, मतलब क्या मैम, समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये वो चीज है, अभी जब एग्जाम खत्म हो जाए ना तब जाना माउंटेनिंग करने, ठीक है, तो जब भी तुम एवरेस्ट या कोई भी हाइटेड चीज, हाइटेड माउंटेन पे चढ़ना शुरू करोगे तो ऐसे नहीं आज पहुंचे लद्दाख आज ही चल लेंगे पूरा ना, ऐसा नहीं करते। ऐसे क्या करते, एक दिन वहीं पे रुकते हैं। क्यों रुकते हैं मैम, समझो बात को। जब हम हाइटेड जगह जाते हैं वहां ऑक्सीजन सप्लाई होता है कम। ऑक्सीजन सप्लाई मतलब जो नॉर्मल में अभी मैं इनहेल कर रही हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो मेरे को उस जगह कम मिलेंगे। अब बोलोगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सपोज करो मेरे को इतनी एनर्जी के लिए, सपोज करो कि एक सांस में मेरे को चाहिए 400 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, सपोज कर रही हूं, ठीक है। अब उस जगह मेरे को नॉर्मल एक्टिविटी मतलब नॉर्मल बॉडी वाली एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी चाहिए 400, पर वहां तो 200 ही मिल रहे हैं। तो अब क्या करें मैम, ऑक्सीजन पंप तो लेके जाएंगे, वो आखिरी ऑप्शन है, पर हम क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए टाइम देंगे। हम क्या बोलेंगे, देखो एयर का तो ऑक्सीजन बदलने से रहा, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारी ट्रक्स है, अब बोलोगे मैम ट्रक्स क्या बात कर रहे हो, देखो ऐसे समझो कहीं डिलीवरी करनी है, ठीक है, कोई सामान की एक ट्रक है जिसमें रेत भर के जाती है, ठीक है, और उस जगह डिलीवरी करती है। अब ट्रक और रेत का रेशो प्रोपोर्शनल चल रहा है। अब मैंने बोला मैं रेत ही कम देने वाली हूं, अब रेत क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ट्रक कौन हो गए, याद करो ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करती है हमारी बॉडी में, आरबीसी से, कौन सा कंपाउंड बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सब 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये थे तुम्हारे ट्रक, ठीक है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमेशा आ जाता है, पर अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैंने कम कर डाला, तो तुमने क्या किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर हर जो एक ट्रिप लग रही है ट्रक की, उसमें अगर फुल भर के पहले रेत जाती थी, अब सिर्फ आधी ही रेत जानी है, तो मैं काम करता हूं कि सिंस रेत का तो हमेशा आधी आधी ही भरनी है, मैं ट्रक का नंबर डबल कर देता हूं, तो फाइनल क्वांटिटी तो मेरे को 400 ही मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो क्या है, इट इज अ सिम्टम। अब सिम्टम मैम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी पहले, जैसे तुम उस जगह पहुंचे, यहाँ पे मेरे को आदत थी एकदम 400 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेने की, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, मैं वहां पहुंची, वहां पे 200 ही मिलने लगी। ब्रेन ने बोला ओ माय गॉड, ये तो सप्लाई आधा हो चुका है, अब क्या करें, तो चलो चक्कर खा के गिर जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा, और एक्सट्रीम केसेस में हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये क्या है, ऐसा सिम्टम जिसमें क्या होता है, नौजिया, उल्टी जैसा हो रहा है, फटीग, थक गए बाबा, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। कहाँ से एनर्जी आएगी, एनर्जी के लिए हर सेल को चाहिए एटीपी के लिए कहाँ से मिलेगा, जो ग्लूकोज उसको तोड़ना है, ग्लूकोज तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो नहीं है, तो तुम्हें थका हारा फील हो रहा है। एंड हार्ट पैल्पिटेशन, मतलब भाई धक 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 बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज तो मैं खत्म होने वाले, ऐसा फील होता है। पर यही चीज फाइनल जाके एकदम तुम्हें कुछ एक्सट्रीम चीज ना हो जाए, इसलिए जब भी तुम कोई एवरेस्ट या लद्दाख वाला करोगे तो सबसे पहले दिन होता है बेस कैंपिंग। तो बेस कैंपिंग में क्या करना होता है, वहां जाके सिर्फ सोना होता है। बोलोगे वाह मैम ये तो सबसे बढ़िया चीज है, हम करेंगे। हाँ करना एग्जाम के बाद, ठीक है। तो तुम अब बोलोगे मैम सोने से क्या फायदा, तो तुम उस जगह पे हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है, और क्या कर लोगे, अकमटाइजेशन हो जाएगा तुम्हारा। मैम क्या बोला आपने, अकमटाइजेशन मतलब तुम्हारी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी, अच्छा भैया यहाँ ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, जो कैरियर है ऑक्सीजन का, कैरियर कौन है, आरबीसी पहले अगर इतने नंबर में थे, चलो आरबीसी का अमाउंट ही बॉडी में डबल कर देते हैं। तो जैसे ही तुम्हारे ब्रेन ने सेंस किया
कि तुमको उल्टी हो रहा है, थकावट जैसा हो रहा है और हार्ट बीट हो रही है, सांस नहीं लेते बन रही है, तो ब्रेन ने बोला बाबा बाहर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, चलो ट्रक का नंबर बढ़ाओ। ट्रक का नंबर मतलब आरबीसी बढ़ाओ। तो हमारी जो बोन मैरो है, जो बड़ी बड़ी जो हड्डियां हैं, उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है बोन मैरो, वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन हो गया डबल। अब भले बाहर ऑक्सीजन कम है पर आरबीसी कंटेनर तो डबल हो गए, तो हर बार भले ऑक्सीजन जितना, सपोज एक आरबीसी में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाते हैं, अभी 2 ही जाने वाले थे, पर तुमने आरबीसी का कंटेंट बढ़ा दिया, तो सम टोटल तो तुमको इक्वल मिल गया जितना नॉर्मल कंडीशन में था। तो यही बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब जो प्रॉब्लम फेस हुई और तुम्हारी बॉडी ने ही उसको अकमटाइज कर लिया, कैसे, आरबीसी का काउंट बढ़ा के। तो देखो, दिस इज बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेयर presence of high altitude the body does not get enough oxygen. So क्या करता है body? So for compensating the oxygen, body increase the number of RBC. So the problem gets solved. But for that you need to stay at the base camp for 1 or 2 days. Then the doctor will check कि सब कुछ सही है कि नहीं. Then only you can go. हीरो बन के डायरेक्ट चढ़ाई नहीं करते, ठीक है? नहीं तो फिर चढ़ ही जाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है। चलो, तो इतना समझ में आया एडेप्टेशन। अगले इस पे आते हैं। अब बोलोगे मैम हमने 2 एडेप्टेशन पढ़े थे, अगर याद हो गया, एक हो गया फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, अब दूसरा आया बिहेवियरल एडेप्टेशन। अब ये वो चीज़ है जब अगर बॉडी में कोई चेंजेस ना आ पाए ना, तो जानवर ने बोला चल अपन अपना बिहेवियर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ये समवॉट ऐसा है कि मम्मी को तुमने कुछ डिमांड मांगा, मम्मी ने पूरी नहीं की, तो तुमने टैंट्रम शुरू कर दिया, तो ये कुछ वैसा ही है करेगा। जानवर करने वाला है खुद को बचाने के लिए। अच्छा, तुम लोग जू तो कभी ना कभी गए होगे, वहां पे मगरमच्छ, घड़ियाल देखा होगा, क्या करते हैं? अब बोलोगे मैम एकदम ढेर आलसी जानवर है, पूरे टाइम धूप में मुंह खोल के बैठे रहते हैं। करेक्ट, मुंह खोल के बैठे रहे, फिर थोड़ी देर बाद मुंह बंद करेंगे और छाया में चले जाएंगे। करेक्ट, यही है बिहेवियर एडेप्टेशन। बोलोगे मैम कैसे? सपोज करो उनका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा, तो उन्होंने बोला अब हमको बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है। याद करो, क्रोकोडाइल क्या है? रेप्टाइल। रेप्टाइल किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, पॉइक्लोथर्मिक। कुछ याद आ रहा है? अब पॉइक्लोथर्मिक है मतलब वो अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते, वो होम्योस्टैसिस नहीं शो करते। तो उनका रूल क्या है? जितना बाहर टेम्परेचर अंदर भी उतना टेम्परेचर। याद करो मैंने बताया था डायनासोर खत्म होने का भी एक बहुत बड़ी थ्योरी इसी पे बेस्ड है। तो क्रोकोडाइल ने क्या बोला, ठंड का दिन है, ठीक है, बाहर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इस बेचारे का भी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो अब क्या करे बाबा? चलो जितनी थोड़ी बहुत धूप आ रही वहां जाते हैं, मुंह खोल के पूरा धूप लेते, थोड़ा थोड़ा अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते नॉर्मल तक, जितना हो गया, अगर ज्यादा बढ़ने लगे तो छुप जाते हैं किसमें? जाके शेड्स में। तो यही इसी को बोलते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो ये किसके साथ मेजरली देखने को मिलता है? सारी छिपकलियों के साथ। सही सुना, छिपकली, लिजर्ड को छिपकली बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी बुक में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दिया है डेजर्ट वाली लिजर्ड के साथ। देखो, डेजर्ट लिजार्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी। बाबा अंदर कुछ चेंज नहीं आया, इवोल्यूशन के बाद भी वैसे के वैसे ही ढीठ बने रहे, तो उन्होंने क्या बोला, चलो बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय बिहेवियर। मीन क्या बिहेवियर चेंज किया? दे बास मतलब जाके सन बास्किंग नहीं करते, बीच पे जाके सनस्क्रीन लगाए, वही उसी को सन बास्किंग बोलते, ठीक है? तो ये भी सन मतलब बेसिकली सन बास्किंग किसका कंसेप्ट है? छिपकलियों का। तो अब अगर कोई सन बास्किंग करते हुए देखे ना, बोलना बिहेवियरल चेंज, ऐसा नहीं, हम तो सिर्फ जाके शो के लिए करते हैं। दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब इट, यही बताया, बास्क करते हैं, एब्जॉर्ब इट कर लिए। अब जो टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा वो थोड़ा अप हो जाएगा। When their body temperature drops below the comfort zone मतलब जो उनका बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर नीचे गया तो धूप में गए, धूप से कि ऐसे लगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चलो किसी पत्थर के नीचे जाके घुस जाते या केव में जाके घुस जाते। बेस्ट एग्जाम्पल, जू ज़रूर विजिट करना, क्रोकोडाइल, घड़ियाल यही करते हुए देखेंगे। जब अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, टेम्परेचर जब मतलब बहुत ड्रॉप हो जाता है तो धूप में बैठते हैं। अब अगर बताओ उल्टा हुआ, समर में बहुत टेम्परेचर शूट कर रहा है, वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, पानी है पास में, उसी के नीचे जाके एकदम बैठ जाएंगे चुपचाप ठंड में, ठीक है? अब बोलोगे मैम पानी नहीं है, अरे कैसे पानी नहीं है? वो कैसा जानवर है? एम्फीबियस है ना। बोलोगे मैम पर ये तो एम्फीबियस नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो वो बड़ा कोई पत्थर होगा या डिग करके केव के अंदर घुस जाएगा। जरा नेट जियो वाइल्ड भी देखा करो, ठीक है? आया क्या इतना समझ में? चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं।
अब ये है अगला और आखिरी टॉपिक तुम्हारे बुक का, जिसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके, अगर याद होगा तो। पॉपुलेशन मतलब क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मतलब मेरे जैसे नहीं, अपन होमोसेपियंस है, एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही स्पीशीज के लोग का काउंट एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन। देखो जरा, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लिविंग इन अ ग्रुप्स, हम तो ग्रुप्स में लेते हैं, सोशल एनिमल है, इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, हाँ हम compete कर रहे हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। कौन से रिसोर्स के लिए तुम compete कर रहे हो, 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, सामने वाले शर्मा जी के लड़के के साथ compete कर रहे हो, है ना। पोटेंशियली इंटरब्रीड मतलब रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, एंड थस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही स्पीशीज का पूरा टीम बना हुआ है, कम्युनिटी बना हुआ। याद करो फर्स्ट वाले जो कल अपलोड हुआ था उसमें यही हमने डिस्कस किया था, शुरुआत ही कहानी की यहां से की थी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग मतलब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो भी फर्टाइल होना चाहिए, तभी तो स्पीशीज की डेफिनेशन बनती है 11th क्लास का पहला चैप्टर, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार। पॉपुलेशन क्या है भाई, एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर रह रहे हैं, एक ही रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, एक ही जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक। चलो अगली स्लाइड पे जाते हैं। आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या है, इसमें नया बहुत सारा है। तुम पॉपुलेशन को गिनते कैसे हो, बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे हम पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं, या पॉपुलेशन का हम कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ सकते हैं। कैसे, देखो, एक इंडिविजुअल पैदा हो सकता है, मर सकता है, पर पॉपुलेशन में क्या रहता है, रेट रहता है। रेट मतलब मैम क्या, रेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग पैदा हुए, तो उसी को क्या बोलोगे, बर्थ रेट। और उसी पर्टिकुलर टाइम में उसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोग मर गए, तो क्या बोलेंगे, डेथ रेट। आया समझ में। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। वही चीज, अगर मैं पर्टिकुलर एरिया ले रही हूँ, पर्टिकुलर टाइम जोन ले रही हूँ और उसमें देख रही हूँ कि सपोज 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग पैदा हुए एक साल में, कितने लोग मर गए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट। कुछ आया समझ में, कट ही गया बेचारा, ये आया समझ, दिख रहा है अब, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये सेक्स रेशो क्या लिखा है, दूसरा तरीका उसी पॉपुलेशन को मेजर करने का, क्या, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो मतलब कितना मेल का नंबर है, कितना फीमेल का नंबर है। हमेशा ये जो नंबर है इक्वल होना चाहिए, या फिर फीमेल का नंबर किसी पॉपुलेशन में ज्यादा होना चाहिए। मैम बोलोगे क्यों, क्योंकि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है अगली जनरेशन को पैदा करने के लिए, तो उस जनरेशन का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट, या नंबर इक्वल या ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बच्चों बताओ मेरे को चैट बॉक्स में लिख के, कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें ये जो रेशो है मेन वर्सेस वुमेन या मेल वर्सेस फीमेल में फीमेल का नंबर ज्यादा है उस पर्टिकुलर स्टेट में, और वो भी स्टेट बताना जिसमें फीमेल का नंबर कम है मेल के कंपैरिजन में। तो ये जनरल नॉलेज वाला भी क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए, ठीक। तो सेक्स रेशो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल है, ठीक। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो, इसी चीज को हमें अगर और अच्छे से पढ़ना है तो हम इसी पॉपुलेशन को कैसे बता सकते हैं, पॉपुलेशन एज पिरामिड। अब मैंने वर्ड एज ही बोल दिया। अब बोलोगे मैम एज मतलब क्या आप डिवाइड करने वाले हो, हाँ बिल्कुल डिवाइड करने वाली हूँ। 3 बड़ी बड़ी कैटेगरी में एज को डिवाइड करते हैं। पहला प्री रिप्रोडक्टिव मतलब वो एज पर्टिकुलर जिसमें रिप्रोडक्शन वो स्पीशीज नहीं कर सकती मतलब मैम कैसे, छोटे से लेके जब तक तुम्हारी प्यूबर्टी हिट नहीं हो रही है तब तक वो वाली एज तुम्हारी क्या रही, प्री रिप्रोडक्टिव एज। फिर बोलोगे मैम फिर दूसरी क्या, रिप्रोडक्टिव हुई, हाँ बिल्कुल रिप्रोडक्टिव हुई, जिसमें वो पर्टिकुलर स्पीशीज या इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो फिट है, हेल्दी है अगली जनरेशन को पैदा करने के लिए। तो मैम उसमें कौन सा आया, देखो जरा कौन सा है, 18 पे प्यूबर्टी हिट होती है, कुछ लोगों का आगे भी हो सकती है पर अपन एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो 18 से लेके अराउंड
50 तक। अब बोलोगे मैम 50 क्यों बोल रहे हो? याद करो फीमेल में मेनोपॉज कब आता है? 50। तो 50 के बाद तो उनका ओवम सीज हो गया, अब कोई ओवम प्रोड्यूस नहीं होने वाला। तो ये वाला जो गैप है, मतलब ये वाला जो रेंज है, गैप नहीं, ये वाला जो रेंज है फ्रॉम 18 टू अराउंड फॉर फीमेल 45, 50 में तो मेनोपॉज ही लग जाता है, और मेल्स में अराउंड 18 से लेके अराउंड 68 70। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसलिए हमने एवरेज ले लिया, हमने बोला मेल फीमेल का झंझट हटाओ, एक एवरेज लेके चलो। तो 18 से लेके 60, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? ये हुआ रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें कैपेसिटी है उस ऑर्गेनिज्म की बेबी प्रोड्यूस करने की। ठीक, अब बोलोगे मैम अब आपने प्री रिप्रोडक्टिव बोला, रिप्रोडक्टिव बोला, पोस्ट भी बोलोगे, हाँ बोलने वाली हूँ, उसमें क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब बुढ़ापा। अब बोलोगे मैम बुढ़ापा कैसे? अरे उसमें थोड़े ना कोई बच्चे पैदा, वो कैपेबिलिटी ही बॉडी लूज कर चुकी है, तो उसको बोलोगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम अब कैसा पिरामिड बनाने वाले? पॉपुलेशन एज पिरामिड। देखो क्या है, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। अभी 3 मैंने सेक्शन बताए, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। If the age distribution percentage of an individual in a given age or age group is plotted for a population, मतलब हम अब एक टोटल पॉपुलेशन लेंगे, हम बोलेंगे भैया अगर ये 1000 लोग हैं तो 1000 लोग में है टोटल 30% पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फिर उसमें है रिप्रोडक्टिव में है अराउंड 60%, और जितना बच गया, अब ये बोलोगे मैम कैसा अजीब सा ग्राफ बन रहा है, रुक जाओ, सारे ग्राफ आने वाले, और इतना परसेंटेज है तुम्हारा प्री रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या समवॉट एक पिरामिड जैसा बन जाएगा कि नहीं? तो रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। तो अब इसी पिरामिड को अच्छे से स्टडी करते हैं अगली वाली स्लाइड में। तो बच्चों ये वाला जो स्लाइड है, वापस अपनी बुक में 2-3 सितारे मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्यों मार्क कर लो? ये वापस क्वेश्चन है तुम्हारे सेक्शन सी का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब बोलोगे मैम इसमें क्या केस स्टडी? ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, वो सब उड़ा देंगे, लिख देंगे ABC और एक्सप्लेन करो। कुछ आया समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो वापस वही 3 एजेस का डिफाइन किया हुआ है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर ऐसी कोई जनरेशन है, यहां देखो जरा ध्यान से, ऐसी कोई जनरेशन है जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर ज्यादा है, देखो तो नीचे का बेस क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ, करेक्ट। उसके बाद कम नंबर किसका है? रिप्रोडक्टिव का, और सबसे कम नंबर किसका है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। तो ये एकदम परफेक्ट पिरामिड दे रहा है तुमको ऐसा, ठीक है, कि ऊपर वाली लेयर, जो ऊपर वाला जो लेवल है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का, वो सबसे कम है, मतलब उस देश में जो बुढ़े लोग हैं उनका नंबर सबसे कम है, एकदम सीधे सीधे लेमन लैंग्वेज में समझे तो। बीच वाले में अगर ज्यादा है मतलब उस देश के वर्किंग हैंड्स ज्यादा है, और सबसे नीचे मतलब उस देश के आने वाली जनरेशन का नंबर सबसे ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपैंडिंग। मैम इसका एग्जाम्पल कौन है? इंडिया और चाइना। अभी चाइना का थोड़ा रेशो गड़बड़ाया था, पर अब वापस उन्होंने वो पॉलिसी हटा दी, तो अब वापस उनका रेशो ऐसे ही कुछ बनने वाला है, ठीक है। तो इंडिया में जो हमारा यूथ है, हाँ, किसी भी कंट्री का पावर होता है यूथ, तुम ही लोग। तो हमारे इंडिया में तुम लोग की नंबर मतलब यूथ का नंबर सबसे ज्यादा है। क्यों? अब सोचो, कभी अभी वो यूथ है, कभी ना कभी तो वो इस वाले जोन में आएगा, इस जोन में आएगा तो काम करेगा तो इंडिया का जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करेगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो किसी भी देश के लिए हमेशा एक्सपैंडिंग पिरामिड सबसे सही होता है, ठीक, मतलब जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा, उससे कम रिप्रोडक्टिव, और उससे सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब देखो टेक्निकली देखा जाए तो ये वाले लोग कुछ ऐसा हेल्प नहीं करने वाले है ना, एक्सपीरियंस है उनके पास मतलब अब मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, वो अब साइड लाइन हो चुके हैं, करेक्ट। तो किसी भी देश का हमेशा जो अच्छा पॉपुलेशन वाला पिरामिड होता है, एज वाला, वो एक्सपैंडिंग होता है। इंडिया और चाइना आता है उसमें। अब आता है दूसरा स्टेबल वाला। स्टेबल मतलब नंबर सबका ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। देखो जरा, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम है। अब बोलोगे मैम इसमें कौन आता है? इसमें मेजॉरिटी डेवलप्ड कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे यूएसए हुआ। पर अभी अभी कुछ कंट्री का जो पिरामिड है वो शिफ्ट होके कुछ ऐसा बनता जा रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, वहां की गवर्नमेंट बहुत कंसर्न है। बोलोगे मैम अच्छा ही तो है, पॉपुलेशन कम हो रही है। हाँ बहुत बढ़िया है, पॉपुलेशन कम हो रही। देखो जरा यहाँ पे डिक्लाइनिंग में क्या हुआ? जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, मतलब बेसिकली बच्चे, वही कम है, ठीक है। अब सोचो, और जो रिप्रोडक्टिव है वो इतने हैं, और सबसे ज्यादा कौन नंबर में है? ये वाले लोग। अब सोचो
हमेशा इनको कौन रिप्लेस करेगा, ये वाला, इनको कौन रिप्लेस करेगा, ये वाला, पर इनका नंबर ही कम है। नंबर कम मतलब उस पर्टिकुलर देश की वर्कफोर्स कम हो गई, वर्कफोर्स कम हो गई मतलब उनका जीडीपी में भी ड्रॉप आने वाला है। तो बोलोगे मैम ऐसे में कौन आता है, आते हैं ना बहुत सारे देश आते हैं, जापान और आजकल बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में भी समवट ऐसी ही स्टेज है। इतना ज्यादा वहां के लोग वर्कोहॉलिक हो चुके हैं कि वो बोलते बस हम काम करेंगे भैया, फैमिली तो सब मोह माया है। अब बोलोगे ठीक ही तो है मैम, अच्छा है, फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे, करियर पे, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छी बात है कि वो ऐसा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे। पर किसी भी देश का मैन पावर या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है, उसका यूथ। अब सोचो जापान और बहुत सारे यूरोपियन देशों का यूथ ही नहीं है या बहुत कम परसेंटेज है यूथ का। तो एक टाइम आएगा जब उस देश में सिर्फ बुड्ढे बुड्ढे ही दिखने वाले, यंग जनरेशन नहीं है। यंग जनरेशन नहीं मतलब वर्कफोर्स नहीं मतलब जीडीपी ड्रॉप। तो ऐसे ही टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होता है, फिर बाहर से लोग आएंगे और फिर वहां का वर्कफोर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला इंडिया वाला रेशो सबसे सही होता है, यूथ ही पावर होता है। तो वापस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपैंडिंग का एग्जांपल दो इंडिया, स्टेबल का एग्जांपल दो डेवलप कंट्रीज, और डिक्लाइनिंग का एग्जांपल दो सम यूरोपियन कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली जापान। ठीक है, तो एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। इसमें ये गायब रहेगा, इसको लिखा रहेगा ए, ये भी गायब रहेगा, इसको लिखा रहेगा बी, और वो सी। और फिर वो पूछेंगे बताओ कौन सा वाला पिरामिड सबसे अच्छा है, या कौन सा पिरामिड डेवलपिंग कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो डेवलपिंग मतलब अपन हुए कि नहीं, तो अपन इस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब वही चीज, अब पॉपुलेशन डेंसिटी मैम लिखा है, अगला टॉपिक है। हाँ बिल्कुल सही, अगला टॉपिक है। अब पर्टिकुलर एरिया में देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ कंसंट्रेशन, मतलब पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में मैं ये देख रही हूँ कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। कुछ आया, मैं क्या बोल रही हूँ, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, उसी को मैं क्या बोलूंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। चलो पढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ स्पीशीज। स्पीशीज मतलब एक ही इंसान को, तुम मतलब एक ही स्पीशीज को देख रहे हो, जैसे इंसान को देख रहे हो। ठीक है, तो कितने लोग रह रहे हैं इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेल, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी डाटा कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, मतलब उस एरिया की इंफॉर्मेशन निकालने में, एंड टू एसेस रिलेशनशिप बिटवीन इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये लाइन समझने के लिए थोड़ा हम पहले दिल्ली की सिचुएशन समझते हैं। अगर मैं तुम्हें दो जगह दूंगी, तुम खुद थोड़ा लॉजिक बिल्डअप करना, तुम्हें खुद इनका रिलेशन एकदम क्लियर कट दिखेगा। ठीक, पहला, दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी है 10,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 10,000। कितना ज्यादा किच है ना। अब मैं तुमको देती हूँ दूसरा देश जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का तुमको पता है, हंसी आएगी सुन के, जरा गेस करके देखो कितना पॉपुलेशन डेंसिटी। बोलोगे मैम 10%, अरे बहुत ज्यादा बोल दिया बाबा, उसका कुछ 0.00037% है। अगर इसको मैं कितना राउंड ऑफ करूंगी, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में ही 0 लोग रहते हैं। नहीं, जस्ट तुम उस जगह पहुंचे तो नंबर हो गया 1, क्योंकि तुम खुद भी तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में पहुंचे ना। चलो, जिसको जोक समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो अब बोलोगे मैम ये इतना डिफरेंस से होता क्या है, होता ये है, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज, ठीक है, इसमें एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रहने चाहिए। तो हर चीज बैलेंस रहेगी मतलब इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, फिर जो कंपटीशन है वो हेल्दी रहेगी, सब कुछ। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 100 की जगह उस जगह रह रहे हैं 10,000 लोग, तो खुद सोचो क्या आएगी। सबसे पहले कंपटीशन का लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। क्यों? रिसोर्सेस उतने ही हैं, सब लोग उसी पे छीना झपटी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अब इकोसिस्टम डैमेज होने लगेगा। क्यों? अब इतनी जनता हो गई कि क्या होने लगे, फॉरेस्ट कट होने लगे। क्यों फॉरेस्ट कट होने लगे बाबा? क्योंकि अब इन लोगों को कहीं तो रहना है, घर चाहिए। तो घर कहां से आया? जो फार्म वाली जमीन थी, खेती वाली जमीन थी, वहां के लोग बसने लगे। अब फार्मर्स बोले हम खेती कहां करें, उन्होंने बोला चलो फॉरेस्ट को हटाओ। तो फॉरेस्ट को हटा, तो देखो क्या हुआ, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर क्या होगा, तुम्हारा इकोसिस्टम डैमेज होने लगेगा। दूसरा, ह्यूमन हेल्थ, बट ऑब्वियस ह्यूमन हेल्थ भी इफेक्ट करेगी। क्यों? रिसोर्सेस कम है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, उसी रिसोर्सेस में सबको एडजस्ट करना है।
ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अब उतने में ही सब कुछ आपको एडजस्ट करना है, इसलिए दिल्ली जैसी जगह जहां मैंने बताया 10,000 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां क्या होता है, वहां पे वर्टिकल डेवलपमेंट है। वैसे भी किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी स्टेट या एरिया के लिए वर्टिकल डेवलपमेंट ज्यादा बेटर होता है। क्यों? आप वर्टिकली डेवलप करें ना, फ्लैट्स में रह रहे हो, हॉरिजॉन्टल में क्या चॉप होगा, तुम्हारे फॉरेस्ट चॉप होंगे, अल्टीमेटली तो फॉरेस्ट चॉप होंगे। क्यों? तुमने बोला नहीं हम मैम फार्म हाउस लेंगे, हाँ ले लो बाबा फार्म हाउस। फार्म हाउस का मतलब क्या है, कभी वो फार्म था, अब वो फार्म शिफ्ट हो गया, कोई जंगल को काट के वो फार्म बन गया। तो हमेशा किसी भी स्टेट के लिए सबसे सही होता है वर्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब बोलोगे मैम पर ये इसका क्या लेना देना, अब इतने लोगों को बसाना है तो तुम एरिया थोड़ी ना बढ़ाओगे, एरिया तो उतनू सा ही है, तो क्या करोगे, उस पर्टिकुलर जगह वर्टिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। यही तुम देख सकते हो, सिंपल सा एग्जांपल है मुंबई और दिल्ली में, ठीक। इतना आया समझ में पॉपुलेशन डेंसिटी। चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी में उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछा जा सकता है, पर ज्यादा नहीं वेटेज उसका, 1 या 2 मार्क मैक्सिमम, ठीक। अगले पे आते हैं, यहां से जरूर इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, स्टार मार्क कर लो, मतलब अगर ये उनको चीज पूछनी है सीबीएसई को तो ये उठा के डाल देंगे सेक्शन बी में और अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ये पूछेंगे अगर उनको पूछना है तो, ठीक है। तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं। पहला टॉपिक, पहला वर्ड लिखा हुआ है नेटेलिटी, फिर दूसरा लिखा हुआ है मोर्टेलिटी। अब नेटेलिटी क्या होता है, ऐसा याद रखना, रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ, मतलब उसी पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा हुए, मतलब बेसिकली बर्थ रेट ही तो बोल रहे हो ना मैम, हाँ हाँ वही बोल रही हूँ। देखो जरा, नेटेलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, मतलब एक पॉपुलेशन थी 10,000 की, ठीक है, उसमें कितने लोग और पैदा होके ऐड हो गए, मतलब नेटेलिटी कैसी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। और जितने लोग कोरोना में देखो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, बोलोगे नहीं मैम मरे भी तो हैं, मरे हैं, उतने ही पैदा भी हो गए हैं, हुए हैं कि नहीं, चलो नहीं हुए तो ठीक है, अच्छी बात है, हमने मेंटेन कर लिया वो रेशो, ठीक है। तो कोरोना में पर मोर्टेलिटी रेट भी था, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे जब ज्योग्राफिकल जब डेटा एनालाइज करोगे तो जितने लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं ना, तो उससे कम नंबर है डेथ का, या उसी के बराबर नंबर है डेथ का तुम्हारा कोरोना टाइम में, है ना। देख लेना रेशो उठा के, इतने, अब लॉकडाउन था तो सब लोग घर पे बैठे थे, तो रोड एक्सीडेंट तो एकदम ड्रॉप हो गया नंबर, ठीक है, पर बीमारी से लोग मर गए तो अपनी कहानी तो वहीं की वहीं रह गई। चलो देखो, पर ठीक है, क्योंकि यंग जनरेशन का बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, वापस वही कहानी, यूथ है बाबा, यूथ को बचाना होता है, तो तुम लोग भी एकदम सेफ एंड सिक्योर रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो तो नेटेलिटी क्या हुआ, रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। पहले से लोग रह रहे थे और बच्चे पैदा हो गए, ऐड हो गए, तो अब ये डेंसिटी अगर सपोज 100 लोग पैदा हो गए तो अब पॉपुलेशन डेंसिटी कन्वर्ट हो गई किसमें, 1000 एंड 100 में। कुछ आया समझ में। अब इसी का उल्टा, कितने लोग मर गए, तो मोर्टालिटी ऐसे याद रखना, मरना मोर्टालिटी, मरना ऐसे याद रखना, ठीक है। तो मोर्टालिटी इज अ नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल में इस पर्टिकुलर जगह में इतना पॉपुलेशन था, उतनी पॉपुलेशन में से कितने लोग मरे, और एक साल में, एक साल मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के बता रही हूँ, जरूरी नहीं तुम एक साल ही लो, ये डिपेंड करेगा टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने लोग पैदा हुए और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में कितने लोग मरे, तो जो पैदा हुए नेटेलिटी, मोर्टालिटी जो मरे। तो नेटेलिटी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड हुए, मोर्टालिटी क्या है, निकल गए, मतलब सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे आते हैं, और दो टर्म्स है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, मैंने एडेप्टेशन में बताया था लास्ट वाली क्लास में कि भाई अगर हम अडेप्ट कर सके, हमने कुछ चेंज ला लिए तो ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम तो बैकपैक कर रहे हैं और जा रहे हैं शिमला, मतलब निकल लिए तुम यहाँ से, तो निकल लिए मतलब क्या, तुम चले गए इस पर्टिकुलर जगह से, उठ के कहीं और जाके बस गए। तो इस जगह से जब तुम उठ के निकल गए तो तुम्हारा क्या हुआ, एमिग्रेशन, तुम निकल गए ना यहाँ से। एमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट, तुमने छोड़ दिया क्योंकि गर्मी नहीं सहन हो रही थी मैम, तो हमने सोचा शिमला में जाके बस जाते हैं, तो तुम एमिग्रेट कर गए, यहाँ से चले गए। हु लेफ्ट द हैबिटेट, बहुत गर्मी हो रही थी, हैबिटेट था, निकल गए। एंड गॉन एल्सवेयर, चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम
अंडर कंसिडरेशन। अब तो यहां से तुम क्या हुए, इस पर्टिकुलर जगह से अपने शहर से एमिग्रेट हो गए, शिमला में जाके बस गए क्योंकि वहां ठंड थी, तो शिमला में तुम और ऐड हो गए, तो तुम्हारा क्या हुआ, इमिग्रेशन। ऐसे याद रखना, आई से होता है इन, ठीक है। अब बोलोगे मैम पर आउट तो ओ से होता है, नहीं, एग्जिट से याद रखना है, एग्जिट, EXIT, तो एग्जिट मतलब निकलना, इस जगह से निकल गए तो एमिग्रेशन, उस जगह ऐड हो गए तो इमिग्रेशन। तो अब देखो जरा, पैदा और मरे नहीं हो, एक जगह से निकल गए, तो अब तुम्हारी अगर सपोज करो पॉपुलेशन थी 10,000, वही वाला नंबर ले रही हूं, ठीक है, और वहां से 100 लोग निकल गए। अब बहुत सारे जाते हैं, बोलोगे मैम कैसे, आते तो है शहर में इतने सारे लोग गांव के काम करने, तो वो लोगों का क्या होता है, उनकी गांव से होता है एमिग्रेशन, निकल गए, तो निकल गए तो वापस एमिग्रेशन कैसी प्रॉपर्टी हुई, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब वो आके शहर में बस जाते हैं, तो अब उस पर्टिकुलर जगह में सपोज करो पॉपुलेशन थी 10,000 और 100 लोग ऐड हो गए, तो अब क्या बोलेंगे 10,100 हो गई, तो ये क्या हुआ, वहां के लोग उठ के यहां आ गए, तो ये प्रॉपर्टी कैसी थी, इमिग्रेशन। मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी है, वापस एडिटिव प्रॉपर्टी है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या भैया? अब देखो अगली वाली स्लाइड, ओके, इसका पहले ये रह गया। अब इसी को अगर बोला मैम ये तो सब अब आप ऐड बोल रहे हो, माइनस बोल रहे हो, चलो उसको इक्वेशन में लिख के दिखाओ। देखो जरा, n मतलब क्या है तुम्हारा, जल्दी बताओ, n है तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बोलो मैम n कहाँ से आ गया, पॉपुलेशन तो p से होना चाहिए, चल जिसने भी बनाया उसको अपन वही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो n हुआ तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बोलोगे मैम यहाँ t क्यों लिखा है, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ले रहे हैं वो चीज, ठीक है, एट अ टाइम t। अब देखो यहाँ पे B स्टैंड फॉर बर्थ रेट, D स्टैंड फॉर डेथ रेट, E स्टैंड फॉर एमिग्रेशन और I स्टैंड फॉर इमिग्रेशन। तो दो चीजें यहां से निकली। कौन सी सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक तो लोग जो मर गए वो निकल लिए मतलब डेथ रेट, और एक जो लोग जिंदा है पर इस जगह से निकल लिए मतलब एमिग्रेशन। तो D और E का हुआ है एडिशन, क्योंकि दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी है ना। और वही कुछ लोग पैदा हो गए इसी जगह पे और कुछ लोग कहीं से मूव करके यहां आ गए, तो बर्थ और इमिग्रेशन। तो इन्हीं दोनों का एडिशन और फर्दर इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मेरे को बताएगा एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितना ज्यादा नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। अब बोलोगे मैम ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये अगला वाला जो है डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी का, वापस अगला स्टार मार्क करो। क्यों, चांसेस कम है पर आया तो ये आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, वापस लेबलिंग गायब रहेगी। तो मैम इसमें क्या लेबलिंग, लेबलिंग ही तो की हुई है, हाँ हाँ लेबलिंग ही की हुई है, पर यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा रहेगा या इसको हटा देंगे, उसको कर देंगे ए, ठीक है, क्योंकि वो एज इट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा। इसको कर देंगे, सपोज इसको ए किया तो इसको कर देंगे बी, ठीक है, इसको उठा के कर देंगे सी, इसको उठा के कर देंगे डी, और बोलेंगे बताओ ABCD क्या है, डिफाइन देम। तो सबसे पहले तो अच्छे से डायग्राम देख लो। अब समझते हैं डायग्राम को क्या है। ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जिसको हमने n बोला, p नहीं बोलते n ही बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलोगे तो nt बोलोगे, ठीक। अब इसमें कोई ऐड हो रहा है, कौन कौन ऐड हो रहा है जरा देखो। सबसे पहले जो लोग पैदा हुए तो बर्थ रेट B, और उसी को क्या बोलते हैं नेटेलिटी, और जो लोग बाहर से मूव करके इस जगह आ गए इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स। कुछ कुछ याद आया, जैसे लोग दूसरे देश से इमिग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं, उसी को हम रेफ्यूजी बोलने लगते हैं ना, कि दूसरी जगह से आ गए यहाँ पे तो वो क्या हुए, इमिग्रेंट्स हो गए। या दूसरे स्टेट से आ जाते हैं किसी कंडीशन के कारण तो उनको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स, या फिर लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं रेफ्यूजी, पर रेफ्यूजी नहीं हो, अब बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स, ठीक है। तुम भी कभी इमिग्रेंट्स हो सकते हो, कैसे भाई, गर्मी लग रही है, चलो शिमला शिफ्ट हो गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वहां पे, तो वो क्या रहा है, इमिग्रेशन ही तो हुआ एक तरीके से। ये दोनों क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब इसमें से कुछ लोग निकल लिए मतलब परमानेंट निकल लिए, तो उनको क्या बोलेंगे, मर गए, डेथ रेट, मोर्टालिटी। अब कुछ लोग बोले नहीं बाबा बहुत गर्मी हो रही है, निकलो यहाँ से, इस जगह से निकल जाओ। तो देखो जरा, एमिग्रेशन कैसे याद रखोगे, ई से एग्जिट होता है, ई से एमिग्रेशन होता है, इन से आई होता है मतलब आना, आई से इमिग्रेशन होता है। ये कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। तो ये दोनों क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या है, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इन सबका, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल, और इसमें से इसको रिड्यूस करना, जो बच जाएगा वो रहेगा तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी। चलो
अगले इस पे आते हैं। अब बोलोगे मैम सारे टर्म समझ में आ गए, हमको ये भी समझ में आ गया कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है। नहीं 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 नहीं, अभी मेन कंटेंट तो बाकी है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, ध्यान से सुनो। देखो, किसी भी पॉपुलेशन की दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरों को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब बोलोगे मैम ये क्या है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, एक्सपोनेंशियल टू द पावर, ऐसा कुछ कुछ अगर याद आ रहा होगा तो वो समवट वही मीनिंग उन्होंने उठा के लिया है यहाँ पे। देखो कैसे, व्हेन रिसोर्सेस इन अ हैबिटेट आर अनलिमिटेड, मतलब तुम घर पे हो, बहुत सारा मम्मी ने खाना बना के गई है ना, और उसके बाद एकदम टीवी भी एकदम फुल फ्री है, नेटफ्लिक्स भी अपने पास, हॉटस्टार भी है, सबका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और पढ़ाई भी ओवर हो गई, अपना कोर्स भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम भी ओवर हो गया, तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और मम्मी पापा मेन घर पे नहीं है, ठीक है। Each species has the ability to realize fully, तुमको एकदम रियलाइज हो, ओ माय गॉड ये तो फुल एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड खा सकते हैं, अनलिमिटेड टीवी नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, है ना, अनलिमिटेड पार्टी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, इनिशिएट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। अब तुम ग्रो नहीं करोगे पर तुम अनलिमिटेड पार्टी करोगे, ठीक है, पार्टी मीन्स एंजॉय करोगे। या फिर इसी को समझने का ऐसा तरीका, सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे फूड सप्लाई एकदम फुल पे है, ठीक है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद जो स्पीशीज है वो क्या करेगी, अपना फुलेस्ट रिसोर्सेज यूज करेगी, कंज्यूम करेगी, और क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। एज डार्विन ऑब्जर्व बाय डेवलपिंग इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर जगह है। अब इसी चीज को 2 मिनट रुक जाओ, अगले स्लाइड से समझते हैं। तो देखो, बोलोगे मैम ये सब मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो बायो में, देखो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मतलब ऐसी जगह जहां पे क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, नो कंपटीशन है, तो पर्टिकुलर स्पीशीज क्या करेगी, सब कुछ कंज्यूम करेगी, और एक सेल का डिवाइड करके 2 में बनाएगी, 2 सेल का डिवाइड करके और 2 में बनेगी, ये वाला 2 में होगा, तो 1 सेल हुआ 2 में, 2 सेल हुआ 4 में, 4 सेल, देखो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, कुछ कुछ आ रहा है समझ में, पावर n के फॉर्म में एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। अब इसी चीज को मेरे को मैथमेटिकली बोलना है तो कुछ इस तरीके से बोलूंगी। तुमको कौन सी मेन इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जरा ध्यान से, n क्या है भाई, तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद b क्या है, मैम बोलोगे मैम b नहीं आया, तो अब b समझने के लिए ऊपर आते हैं। तो d, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, किसी भी चीज के सामने d लग गया मतलब डिफरेंशिएटेड, कुछ डिफरेंशिएशन ऐसा वाला, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो n लगा है, d लगा है n के सामने, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं, ठीक है। t के सामने भी d लगा है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में हम सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट में b मतलब क्या, बर्थ रेट, है ना, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है पर कैपिटा बर्थ, d मतलब डेथ, पर कैपिटा डेथ, इनटू n, n मतलब तुम्हारी हुई पॉपुलेशन। अब यहाँ उनको ये अपन को याद करना है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले, अपन को एज इट इज इक्वेशन याद करनी है। तो dn मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ n अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ t गिव्स आउट पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट इनटू n, n इज बेसिकली पॉपुलेशन। तो इसी चीज को उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या था बाबा यहाँ पे, r, तो r कौन सा कांस्टेंट है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है वो, ये वो वाला कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको रिप्लेस किया तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। अब बोलोगे मैम जब ये याद क्यों करना जब न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, क्वेश्चन ये बोलेगा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ये लिख के आना है, ठीक। और पता भी होना चाहिए क्योंकि एक ग्राफ दिया है तुम्हारी बुक में, वो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस पेन उठाओ और स्टार मार्क करो, रुक जाओ मैं समझा रही हूँ। ये ग्राफ दिख रहा है, चलो फटाफट 2-3 स्टार मार्क कर लो। ये भी इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, एकदम प्यार है इस क्वेश्चन से। अब बोलोगे मैम क्या करेगा इस ग्राफ में, ये ग्राफ में ये जो है ना, इसको वो हटा देगा, इन दोनों को हटा देंगे वो लोग,
ठीक है, और बोलेंगे बताओ ए क्या है, बताओ बी क्या है, ए की इक्वेशन लिखो, बी की इक्वेशन लिखो, बताओ एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, वाई एक्सिस पे क्या लोगे। इतना नहीं टफ करेंगे, वो एक्स और वाई दे देंगे, पर ए और बी इन डिटेल पूछ लेंगे। तो चलो एक एक करके ग्राफ स्टडी करते हैं। तो ये जो रेड वाला जो तुमको दिख रहा है वो क्या है, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। अब कैसे स्टडी करते हैं याद करो, कल भी हमने बहुत सारे ग्राफ स्टडी किए थे। तो जब भी हम कोई ग्राफ स्टडी करते हैं हम एक्स एक्सिस देखते हैं, वाई एक्सिस देखते हैं, देखते हैं कि नहीं। तो चलो इस जगह देखते हैं। तो ब्लू को भी मत देखना, अभी सिर्फ रेड को देखना, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहे, कंपटीशन बिल्कुल ना रहे, नो है ना, नो कंपटीशन एट ऑल। तो धीरे धीरे अब पहले उस पॉपुलेशन ने रियलाइज किया, अरे यार यहाँ पे तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, कंपटीशन भी कुछ नहीं है, तो अभी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 2 है, अभी एक सेल है एक का, अभी ये एक सेल है, धीरे है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 का 2 हुआ, 2 का 4 सेल में डिवाइड हुआ। अब उसको याद आया, एकदम रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड यहाँ पे तो एकदम हर चीज अनलिमिटेड है, चलो एकदम फुल स्वैग में अपना पॉपुलेशन नंबर बढ़ाते हैं। और एकदम से क्या हुआ, देखो यहाँ पे एकदम से स्लोप इंक्रीज होना हुआ और एकदम शूट हो गया, पॉपुलेशन एकदम से शूट हो गई। मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, वहां पे ऑर्गेनिजम्स थे, सारी चीजें थी, पर धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। पर एक टाइम में जैसे ही उनको रियलाइज हुआ, रियलाइज होना मतलब उनको सारे रिसोर्सेज अभी भी सप्लाई होते जा रहे हैं, तो एकदम शूट हो गई पॉपुलेशन। तो अगर ध्यान से देखो, हमेशा एक्स एक्सिस भी पढ़ेंगे, वाई एक्सिस भी पढ़ेंगे। तो टाइम के साथ जैसे जैसे बढ़ता गया, पॉपुलेशन एकदम शूट हुई, तो यहाँ पे हम इस जगह लेंगे, तो वाई एक्सिस में इस वापस इस साइड का नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर। सिमिलरली एक्स एक्सिस में अगर इस कोने में कुछ आ रहा है मतलब वो मैक्सिमम है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पॉपुलेशन भी क्या हुई, बढ़ती चली गई। पर देखो जरा कितनी ज्यादा बढ़ गई, कैसे मैम, देखो यहाँ पे था सिर्फ इतनी बड़ी, ठीक है, ये रेड डॉट देखो ध्यान से, बने रहना मेरे साथ। फिर यहाँ पे यहाँ और हुई, और एकदम यहाँ पे ये शूट होके यहाँ चली गई। देखो जरा ये कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को ऊपर वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में। तो ये एकदम जो शूट हुआ, एकदम जो स्लोप बना है, इसी को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एकदम से नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था और एकदम शूट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका वापस ये फॉर्मूला इक्वेशन है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब इसका शेप देखो, इस वाले ग्राफ का अगर शेप देखोगे जे जैसे नहीं लग रहा, ये देखो। अब मतलब अब बोलोगे मैम ऊपर की डंडी तो बनी नहीं, अब उतना छोड़ दो बाबा, ऊपर की डंडी छोड़ दो, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखो, तो पहले कम था, ओके एक मिनट रुको, पहले कम था और एकदम बढ़ गया, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। बोलोगे मैम थोड़ा टेढ़ा जे है, हाँ ठीक है बाबा, थोड़ा टेढ़ा जे है, पर है तो जे ना, इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल का कर्व हम क्या बोलते हैं, जे शेप्ड कर्व। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपन को, ठीक है। तो ये कैसा कर्व है, जे शेप्ड कर्व है, किसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है। कम था, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे तो एकदम शूट हो गया, कम था, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, एकदम शूट हो गया। तुमने मैथ्स में कर्व पढ़ना सीखा होगा, कैसे कर्व पढ़ते हो, याद होगा तो तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, है ना, ये देखो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, देखो इस जगह तो एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई, तो एकदम शूट हो गया, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपन दूसरा वाला कर्व। बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गई, इस ये क्या है बना हुआ। चलो अब अगली स्लाइड में समझते हैं ये क्या है। चलो अब अगले ग्राफ में समझते हैं। अब अरे बाबा ये तो मिटाया ही नहीं, चलो रुको। तो देखोगे, अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, ये क्या है, तो ये था तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ये देखो इसका नाम क्या है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्चुअल में जे शेप वाला कर्व होता है, पर किसी भी पॉपुलेशन को बोलते हैं तो रियल टाइप का ग्राफ बनता है, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही होता है। देखो जरा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वेरियस रिस्ट्रेंट विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब अलग अलग फैक्टर, हमेशा थोड़ी ना ऐसा रहेगा अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कोई कंपटीशन नहीं, ये सब मोह माया, ऐसा कभी होता नहीं है ना। वो अपन को पढ़ने के लिए अपन, हाँ कुछ कुछ पॉपुलेशन का होता है, पर जैसे ही रिसोर्स खत्म हो गए वो मर जाएंगे। पर इसीलिए जैसे जैसे रिसोर्सेज खत्म होते जाते, पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व धीरे धीरे चेंज होते जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्चुअल
actual curve. अब in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number. नेचर ने उतना दिया हुआ है जितना उस मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट कर सके, पर हम क्या है, हम होमो सैपियंस है, हम क्या है, खुद को अति इंटेलिजेंट मानते हैं, हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को ही खत्म कर देते हैं। फॉसिल फ्यूल जरूरत क्या है, खत्म करो, है ना, एक्सटेंट हो जाएंगे, फिर क्या क्या बचा रहेगा, पानी, अरे बहुत बढ़िया, चलो वाटर पोल्यूशन करते हैं, वो भी खराब हो जाएगा, एयर इतना पॉल्यूशन कर दो कि वो भी ब्रीदेबल नहीं रही। अब बोलोगे मैम ये सब क्यों बता रहे, क्योंकि यही सारे जो एबायोटिक फैक्टर है, ये सारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, और इन्हीं की जरूरत है तुमको जिंदा रहने के लिए। जैसे जैसे ये सारी चीजें खत्म करोगे, तुम्हारा सर्वाइवल का रेट भी नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। तो टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, मतलब अगर इन रिसोर्सेस को खत्म कर दिया तो कोई अब पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रोथ की। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैक फेज। अब बोलोगे मैम इतना तो समझ में आ गया कि अगर एक पॉपुलेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो धीरे धीरे करेगी, पर ये लैक फेज क्या लिखा है। अब लैक फेज को समझने के लिए हम डायग्राम, पहले वही ग्राफ देखते हैं। तो इतना समझ में आया बच्चा पार्टी क्या, कि वेरियस रिस्ट्रेन, हम किसी भी लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्चुअल में एक्चुअल वाला ग्रोथ कर्व है किसी भी पॉपुलेशन का, पहले वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर शूट करता है, पर जैसे ही शूट करता है तो रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, फिर वो वापस थम जाता है। चलो देखते हैं ग्राफ के साथ। अच्छा, ग्राफ के पहले ये समझ लेते हैं उसका इक्वेशन, तो जल्दी बोलो उस वाली का इक्वेशन क्या था, बिना बुक में देखे, dn/dt इज इक्वल टू rn। r क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था, समवॉट तुमको यहाँ भी वैसे दिखेगा। बोलोगे मैम dn dt rn तो सही है, ये क्या आ गया, यही तो आ गया चेंज, क्या है के कैरिंग कैपेसिटी। अब बोलोगे मैम कैरिंग कैपेसिटी क्या है, अर्थ में हर पॉपुलेशन को बियर करने का एक पर्टिकुलर नंबर है, उसी मैक्सिमम नंबर को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अगर वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर नंबर के बाहर चला गया, मतलब रिसोर्सेज पूरे खत्म हो जाएंगे और फिर उस पॉपुलेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम नंबर है, जो मदर अर्थ उसको सपोर्ट कर सकती है रिसोर्सेज के साथ, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब बोलोगे मैम के तो समझ में आ गया, एन क्या है, अरे एन वही है पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब यहाँ पे टी नहीं लिखा है उन्होंने, पर उन्होंने डिफरेंशिएशन है dn/dt में लिया है। तो वापस इक्वेशन क्या हुई, dn/dt इज इक्वल टू rn ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k, मतलब टोटल कितनी कैरिंग कैपेसिटी थी और डिवाइड में, और टोटल माइनस एक्चुअल में कितनी अभी प्रेजेंट है। सपोज करो अर्थ का होगा अगर नंबर मिलियंस में और ट्रिलियंस में कैरिंग कैपेसिटी, और अभी थोड़ा सा पोर्शन है, मतलब अभी लाइफ थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है, पर जैसे ही पर्टिकुलर नंबर के बियॉन्ड चला जाएगा, बियॉन्ड तभी गया जब हमने भाई फॉसिल फ्यूल, वाटर, एयर को एकदम पल्यूट कर दिया। तो अब भैया जितने लोग बचे ना वो भी ढंग से नहीं जी पाएंगे, क्यों, उनका अब डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में। चलो अगली स्लाइड पे जाते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका ग्राफ का शेप क्या है, शेप याद रखना, पहले वाले का था एक्सपोनेंशियल का जे शेप का, ये आता है 1 मार्कर में, ठीक है। तो आधा आधा मार्क डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इसमें। अब जब हम डिस्कस करेंगे ना, हर पूरा एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकरा जाएंगे। अब सिंस तुम्हारा पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जा सकता है ये वाला ग्राफ। अब देखो सिग्मोइड कर्व क्या होता है। अब बोलोगे मैम रेड वाला तो समझ में आ गया, चलो ब्लू वाला समझते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में वही पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुई। अब उसको रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड ये तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, चलो पॉपुलेशन को डबल करते हैं। तो पॉपुलेशन को डबल किया, तो यहाँ पे अगर तुम ऐसे ग्राफ दिखोगे तो देखो स्लैंटिंग स्लोप आ रहा है, मतलब स्लोप स्लैंटिंग आ रहा है, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ देखो, वापस मैं मिटा के दिखाती हूँ, डिफरेंस देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन थी कम, यहाँ पे भी कम थी, पर इस पर्टिकुलर स्लोप में एकदम पॉपुलेशन क्या हुई, शूट हो गई। तो ये समवट तुम्हें एक्सपोनेंशियल जैसा ही दिख रहा है, पर एक्सपोनेंशियल में पूरा एंड तक एकदम शूट हो गया है ना, और कब खत्म हुई, जब रिसोर्सेस ही खत्म हो गए। पर यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे पहले धीरे 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 ग्रो था,
फिर एकदम से ग्रो आया, उसी को हम लॉग फेज बोलते हैं। तो लॉग फेज मतलब जब एकदम से मतलब ग्रोइंग किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ एकदम बढ़ जाती है तो उसी को हम लॉग फेज बोलते हैं। उसी वर्ड से उन्होंने नाम दे दिया है तुम्हारा, कहाँ गया, लॉजिस्टिक वाला, ठीक है। पहला वाला तुमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था और दूसरा वाला ये देखो, ये लॉजिस्टिक वर्ड उसी लॉग फेज से उठाया हुआ है, ठीक। चलो अब यहां आते हैं, फिर बोलोगे मैम ये पहले वाले को क्या बोलते हैं, अभी तो पढ़ा, क्या बोलते हैं, लैग फेज, ठीक है। तो लैग फेज वो होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, कंपटीशन नहीं है और ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, पर एक ऐसा टाइम आया जब पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, रिसोर्सेज अभी भी हैं, ठीक है, पर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। अब देखो, अब एक टाइम आ गया जब इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल बनते जा रहा है। मेरा ग्राफ कैसे होता जा रहा है, एकदम पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर एकदम शूट कर गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम शूट कर गया, और अब वो ग्राफ एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल आते जा रहा है। और कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल आ रही है मतलब वो वहीं पे फिक्स हो गई, मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे क्या आ गया, उसकी कैरिंग कैपेसिटी आ गई, मतलब वो पर्टिकुलर हैबिटेट उस पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम नंबर बियर कर सकता है वो अचीव हो चुका है। अब रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड, अब कुछ नहीं हो सकता, जितने हैं बस उतने ही बने रहो और मत बनाओ। कुछ आ रहा है क्या समझ में, और मत बनाओ मतलब अब पॉपुलेशन और एक्स्ट्रा अगर एक्सपैंड होगी तो नहीं टॉलरेट कर पाएगा। ये ग्राफ थोड़ा और कंटिन्यू होता है, अगर मेजॉरिटी टाइम तो वो यहीं स्टक हो जाता है, ठीक है। अगर फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो अब एक और आता है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं ड्रॉ किया पर मैं बता देती हूँ। उसके बाद आता है नीचे ड्रॉप होता है, ड्रॉप मतलब डिक्लाइन। तो इसी का हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। ये पर्टिकुलर फेज क्या है, लैग फेज, ये पर्टिकुलर फेज क्या है, लॉग फेज, ये वाला कौन सा है, स्टेबल या इक्विलिब्रियम, और ये वाला है आखिरी वाला डिक्लाइन। अब बोलोगे मैम डिक्लाइन क्यों बोल रहे हो यार मैम, ये नहीं समझ में आया। तो देखो, अगर मैंने इसी ग्राफ को एक्सटेंड करके ऐसे बनाया तो इस जगह पॉपुलेशन थी सपोज करो इतनी, वापस इस जगह आई इतनी, तो देखो पहले ज्यादा थी पॉपुलेशन, अब कम हो गई, डिक्लाइन होगी, मतलब लोग मरने लगे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है कोविड के ग्राफ को पढ़ना शुरू करो तो वहां पे भी हर चीज इसी फेज में चलती है। तो जो सेकेंड वेव आई थी ना बेसिकली कोरोना वायरस की, वो ये वाली फेज थी, कौन सी, लॉग वाली, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रो होते जा रहा था, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ते जा रहा था, जो हमारी इंडिया में सेकेंड वेव आई थी। अब वो कहाँ पे है, बीच में थर्ड वेव में थोड़ा थोड़ा स्टेबल दिखा रहा है, और फिर एक टाइम आएगा जब सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, पूरी कंट्री वैक्सीनेटेड हो जाएगी, सबके पास इम्यूनिटी आ जाएगी, तो कोरोना जो वैक्सीन है, कोरोना जो वायरस है उसका कौन सा फेज दिखने लगेगा, डिक्लाइन फेज, कि अब खत्म हो रहा है। कोई भी पैंडेमिक हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, इसी जगह से शुरू होता है, और एकदम जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा डेथ रेट होता है तो उस वायरस का लॉग फेज चलता रहता है, फिर थोड़ा स्टेबल होता है और फिर डिक्लाइन होके ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला ग्राफ हुआ समाप्त। अच्छा, इसका शेप कैसा है, ये चीज़ रह गई, इसका शेप कैसा है, सिग्मॉइड शेप। अब बोलोगे मैम सिग्मॉइड क्यों, क्योंकि देखो समवॉट ऐसे एस शेप दिख रहा है, ऐसे ऐसे। अब बोलोगे मैम आप जे भी टेढ़ा बनाती हो, एस भी टेढ़ा बनाती हो, हाँ ऐसा अपन ऐसे लिखते हैं, अब इसको ऐसा कर दो तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये सिग्मॉइड शेप, ये तुम मैथ्स में पढ़ोगे अलग अलग शेप्स होते हैं, तो इसमें से कौन सा है, सिग्मॉइड शेप। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉपुलेशन का जो पैरामीटर्स है, ग्राफ वाला पोर्शन है, वो होता है खत्म। अच्छे से पढ़ना वो वाला पोर्शन, क्योंकि उसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन। अब आखिरी जो टॉपिक है तुम्हारी बुक का एकदम आखिरी के 4 पन्ने में जो लिखा हुआ है वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस कर रखा है। हम बोलोगे मैम पॉपुलेशन इंटरैक्शन मतलब क्या, अरे इतना पॉपुलेशन ग्रो हो रही हो, आपस में इंटरैक्ट भी तो करेगी, कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगा, तुम मेरे साथ कैसे रहोगे, वही है। चलो, तो यही जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है उसको हम फर्दर 6 बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहला वाला कौन सा है, प्रीडेटरिज्म। अगर कुछ याद आ रहा होगा, मैंने बताया था प्रीडेटरिज्म में एक जानवर है, दूसरा जानवर इसने इसको खा लिया, दूसरा जानवर ही समाप्त,
है ही नहीं, ठीक है। दूसरा कंपटीशन, जिसमें तुम लोग आते हो, compete कर रहे हो, एक ही रिसोर्स है, उसी के लिए लड़ झगड़ रहे हो कि मेरे को वही रिसोर्स चाहिए। तीसरा पैरासिटिज्म, एक ने बोला मैं तो भैया तुम्हारे ऊपर रहूंगा, शेल्टर भी लूंगा, फूड भी लूंगा, तो मैं क्या बन गया, पैरासाइट। मतलब जो आ रहा है दूसरे पे तो दूसरे वाले को नुकसान है, पर इसको, इसके तो पार्टी है, ठीक है। अब चौथा कमेंसलिज्म, ये इंटरेस्टिंग है, ये हम आगे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म और एनिसलिज्म, ठीक है। चलो अगले इसमें आते हैं, एमेंसलिज्म, नॉट एनिसलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रेडेटरिज्म। तुम्हारी बुक में एमेंसलिज्म सिर्फ दिया हुआ है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी है। बोलोगे मैम ये अपने मन से क्यों पढ़ा नहीं रहे, तुम्हारी बुक में एक टेबल है वहां नीचे दिया हुआ है, पर हम पढ़ेंगे भी, ठीक। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला आता है टॉपिक प्रेडेटरिज्म। ओके, तो प्रेडेटरिज्म में हम इतना समझ में आ गया, एक ऑर्गेनिज्म को फायदा ही फायदा, दूसरा ऑर्गेनिज्म ही समाप्त। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेक रखना है पॉपुलेशन पे। सोचो अगर सारे कार्निवोर ही खत्म हो जाए तो हर्बीवोर का ही नंबर इतना बढ़ जाएगा कि पूरा का पूरा फूड चेन की बैंड बच जाएगी। बोलोगे मैम क्यों फूड चेन की बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो पूरे के पूरे पौधे खा जाएंगे। फिर बचा क्या, पौधे। बेसिकली अगर याद करो तुम्हारे फूड चेन में तुमने पढ़ा होगा, पौधे जो है वो प्रोड्यूसर है, बॉटम वाले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अगर यही गायब हो गया तो फिर होगा क्या, एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा हर्बीवोर वाला भी कम्युनिटी मर जाएगा। क्यों मरेगा, खाना ही नहीं है। तो भैया इनको भी तो चेक में रखना है, थोड़ा कंट्रोल में रखना है। तो कौन चाहिए, एक कार्निवोर चाहिए। और कार्निवोर क्या करेगा, कैसा रिलेशन शो करेगा, प्रेडेटरिज्म। आया समझ। दूसरा मेंटेन एनर्जी फ्लो। अगर तुमने एनर्जी पिरामिड पढ़ा होगा तो सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। मतलब अगर हमको सोलर एनर्जी चाहिए तो हमको उसको खाना पड़ेगा जिसके पास वो एनर्जी स्टोर्ड है। तो अगर मैं हर्बीवोर नहीं, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैंने प्लांट्स ले लिए, अब उन्होंने उसको उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोसेस करके रखा है, मैंने खा लिया। अब सपोज कर बोलोगे मैम फिर ऐसे तो सभी हर्बीवोर बनेंगे तो प्लांट्स भी तो खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लॉजिक है, मैं बहुत सुनती हूँ, है ना। और ठीक है, ये भी लॉजिक समवॉट ठीक है, पर इसी के लिए नेचर ने क्या किया है, कैटेगरी बनाई है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। क्यों, धीरे धीरे देखो जो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे रहता है, अगर तुमको याद होगा उसका नंबर हमेशा कम होता है कि नहीं, यहाँ देखो ऐसा। पर अब बोलोगे मैम अपने केस में ना, अपना नंबर कम नहीं है ना, यहाँ पे अपन ने ये गड़बड़ किया। अगर अपन टॉप ऑफ द, बहुत एकदम अच्छे से बोलते हैं हम लोग तो टॉप ऑफ द फूड चेन में बैठे, हाँ टॉप ऑफ द फूड चेन में बैठे, पर फूड चेन ढंग से फूड पिरामिड फॉलो भी तो करो। जो टॉप ऑफ द फूड चेन या टॉप ऑफ द पिरामिड में बैठता है उसका नंबर भी कम होता है, हमारा तो नंबर ही इतना सारा है, ठीक। चलो देखो ध्यान से, तो एनर्जी लेवल, अब मेंटेन एनर्जी फ्लो। प्रोड्यूसर ने क्या किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल में कन्वर्ट किया, ये ट्रांसफर हुई ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर में, ये ट्रांसफर हुई ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर में, और वो सबसे ऊपर गई किसके पास, कार्निवोर के पास। तो एनर्जी फ्लो का भी मेंटेनेंस इसी टाइप का रिलेशनशिप रखता है। अब बोलोगे मैम एक टाइप का प्रेडेटरिज्म तो हम भी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हो ना। तुमने अगर सपोज करो किसी प्लांट को खा लिया, वो प्लांट ही खत्म, तो हुआ एक टाइप का प्रेडेटरिज्म भी हुआ। बोलोगे मैम इसमें तो आपने जान ही ले ली, हाँ ऐसा नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए, हम कोई भी चीज कब खाते हैं, जब उसका लाइफ स्पैन खत्म होने वाला है। कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग कब होती है, जब वो पूरा प्लांट पूरा अपनी लाइफ साइकिल खत्म होने के एंड कगार पे, तब उसको कल्टीवेट करके खाते हैं कि नहीं, मतलब उसका लाइफ स्पैन वैसे भी खत्म होने वाला था। और कार्निवोर में कहानी थोड़ी अलग है, प्रेडेटरिज्म में थोड़ा अलग है, जो एक्चुअल प्रेडेटरिज्म रहता है। अगर शेर क्या करता है, उस पूरे ग्रुप में जो सबसे कमजोर है, ठीक है, जरूरी नहीं वो कि कल ही नेचुरली मरने वाले, जो सबसे कमजोर है उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहा है, बट बाय चॉइस यू आर किलिंग इट। अब वो मैं नहीं किल कर रही हूँ, वो तो एनर्जी का फ्लो रखना है, उनको चेक करना है, इसलिए सब हो रहा है। पर indirectly or directly, indirectly, what we are eating the plants, it is also kind of predatorism, but the difference is in that case the plant is completing its cycle,
ठीक है। चलो अब आते टू अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व वेरियस डिफेंसेस। अच्छा ये वाला क्या पॉइंट है मैम, ये नहीं समझ में आया। देखो ये दो ऊपर के 2 पॉइंट तो समझ में आ गए कि क्यों प्रेडेटरिज्म होता है। एक प्रेडेटरिज्म मतलब क्या, एक एनिमल है दूसरा एनिमल खत्म, क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एनिमल की पॉपुलेशन को चेक करना है। तीसरा इसी एनिमल से जो इसने नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी ली है, ये एनर्जी अगले वाले लेवल पे पास करनी है। अब कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने बोला अपन ना ऐसा कोई तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये हमको खा ही ना सके। कैसे, देखो ध्यान से जरा। सबसे पहला एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई। अब देखो ये बटरफ्लाई ऐसी दिखती है, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई, ये तो मौत है, ठीक है। तो मोनार्क बटरफ्लाई बेसिकली इस टाइप की आईज होती हैं। आईज मतलब कोई भी चीज अगर नेचर में ऐसा कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स तुमको दिख रहा है ना, एकदम ऐसे नियॉन कलर जैसे फ्रॉक के रहते हैं, रेड कलर का फ्रॉक, एकदम डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉक, डार्क ग्रीन मतलब वो नियॉन वाला फ्रॉक, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर का फ्रॉक या एकदम येलो कलर का फ्रॉक है, ऐसे कोई अजीब से कलर अगर तुमको नेचर में दिख रहे हैं या कुछ इस टाइप का सिंबल दिख रहा है, मतलब वो खुद दिखाना चाह रहा है कि मत खाओ बाबा मेरे को, मैं पॉइजनस हूं। तो देखो मोनार्क बटरफ्लाई ने क्या किया, जब वो कैटरपिलर स्टेज में रहती है ना, तो वो ऐसे पत्तियों को फीड करती है जो पॉइजनस रहते हैं नेचर में। अब वो कैटरपिलर से बन गई अच्छी सी बटरफ्लाई जैसे अब उसमें जो उसने पत्तियां खाई थी वो पॉइजन आ गया उसमें। अब प्रेडेटर को पता नहीं है, वो उड़ रही है चिड़िया, उसने बोला हाँ बटरफ्लाई चलो खाते हैं, खुद खाई खुद ही निपट गई। अब यही हुआ क्या, जैसे ही उसने उसको कंज्यूम किया ये बर्ड तो मर गई। तो वहाँ की पॉपुलेशन को ये समझ में आ गया कि इस टाइप की स्पीशीज, कौन से टाइप की स्पीशीज जिसके ऊपर ऐसी आईज बनी हुई है, इनको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि वो पॉइजनस है। तो देखो एक तरीके से खुद को बचाने का तरीका एक स्पीशीज ने ढूंढ लिया, ढूंढा कि नहीं। तो ये आ गया समझ में, मोनार्क बटरफ्लाई एकदम क्लासिक एग्जांपल है। दूसरा थॉर्न्स या एकेशिया, ये अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने कि कैक्टस का जो स्टेम रहता है वो एकदम जूसी रहता है ना। तो इतनी मेहनत करके जैसे तैसे पानी बचाया और कोई हर्बीवोर आके उसको निपटा डाले, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसने क्या बोला, मैं डिफेंस मैकेनिज्म सेट करूंगा। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म, जल्दी याद करो, स्पाइन्स, याद आया। तो स्पाइन्स या थॉर्न्स, अगेन अब बोलोगे मैम वहां पे तो आपने बोला था थॉर्न्स नहीं बोलना। अगेन मैंने बोला था कि डिपेंडिंग ऑन वेराइटी टू वेराइटी, स्पीशीज टू स्पीशीज, हम थॉर्न और स्पाइन को वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद तो ये आया तुम्हारा थॉर्न। तो थॉर्न क्यों आया कि सपोज करो किसी कैमल को भूख लगी, उसने बोला हाँ बबूल का पेड़ है ना, बबूल के पेड़ में भी कांटे होते, देखा होगा। तो उसने कांटे क्यों किए, ताकि कोई मेरे को खाए नहीं बाबा। पर अब कैमल ने भी क्या किया, अब वो देखा जाए तो कैमल तो प्रेडेटर ही हुआ ना उस बबूल के पत्तियों का, क्यों, उसने पूरा खत्म ही कर डाला। अब इसने अपनी पत्तियों को बचाने के लिए बीच बीच में से ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े कांटे डाल दिए है ना। तो कैमल ने भी बोला ठीक है तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, फिर भी मैं खाऊंगा, क्यों, मैंने भी टाइम के साथ इवॉल्व हो गया हूं और इवोल्यूशन से मेरी टंग उस टाइप की बन गई है कि मेरे को कुछ कांटों का फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखो ये भी क्या है, ये भी चेंज कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब अगर प्रे तरीके ढूंढ रहा है खुद को बचाने के, तो प्रीडेटर भी स्मार्ट इनफ बन रहा है ना कि नहीं। चलो अब तीसरा आता है पॉइजन। अब बोलोगे मैम पॉइजन क्यों लिखा है, ये इस टाइप का प्लांट तुमने देखा होगा है ना, बहुत ज़्यादा हम रिलीजियस यूज़ भी करते हैं इस प्लांट के, मतलब इस फूलों को। अब जब ये प्लांट निकलता है तो मिल्क टाइप का रिलीज होता है, वो मिल्क में पॉइजन होता है। तो ये एक ऐसा पौधा है जो जंगली है, पहले तो कौन सा है तुम्हारा कैलोट्रोपिस, ठीक है। और इससे जो पॉइजन वाइट वाइट कलर का स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस निकलता है वो पॉइजनस होता है नेचर में। तो कोई भी, और किस टाइप का पॉइजनस होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है, तो इस टाइप का पॉइजन होता है। तो कोई जानवर इसको गलती से भी इसके आसपास भी नहीं घूमता, क्योंकि पता है उस जानवर को कि अगर गलती से खा लिया फिर होगा क्या, हो सकता है वॉमिटिंग, डायरिया और हार्ट अटैक से भी वो जानवर मर सकता है। फिर बोलोगे मैम फिर ऐसे को तो निकाल देना चाहिए, हाँ निकाल देना चाहिए, पर हर चीज़ का मेडिसिनल यूज भी होता है। तो इस टाइप के जो पौधे हुए, जैसे पॉपी हो गया, ओपियम हो गया, उसके बाद तुम्हारा ये कोई कैलोट्रोपिस हो गया, इनसे अलग अलग हम ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम यूज़ मेडिसिन में करते हैं। आई बात समझ में। तो ये था पहला टाइप का रिलेशन, प्रेडेटरिज्म, जिसमें क्यों होता है, क्योंकि पॉपुलेशन का चेक करना है,
एनर्जी का फ्लो रखना है। कुछ लोग कुछ प्रे स्मार्ट इनफ हो गए खुद को बचाने के लिए, उन्होंने जिसका एग्जाम्पल कैसा है, उन्होंने मॉडिफाई कर लिया, जैसे मोनाक बटरफ्लाई, क्योंकि वो पॉइजनस होती है, ठीक है, तो कोई खाता ही नहीं है। दूसरा कैक्टस ने बोला मैंने थॉर्न्स क्रिएट कर लेता हूँ तो खाएगा ही नहीं कोई मेरे को। और कैलोट्रोपिस ने बोला चलो जहर इकट्ठा करके अपने फूलों पे रख लेते हैं, तो देखते हैं कौन आके खा के जाता है, कोई नहीं खाता। तो ये तरीका हुआ खुद को, ये इतना तरीका हुआ खुद को बचाने का फ्रॉम द प्रीडेटर। ठीक, चलो अगली स्लाइड में मूव करते हैं। सेकेंड टाइप का रिलेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉम्पिटिशन। ये तो तुमको पता ही है। चलो, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। देखो, अब जरूरी नहीं कि कंपटीशन हमेशा एक स्पीशीज के अंदर ही होगा, दो स्पीशीज भी लड़ाई कर सकती है सेम रिसोर्स के लिए। अब बोलोगे मैम कैसे, हम लोग तो सब 12th बोर्ड के लिए ही लड़ रहे हैं। हाँ, तुम लोग सब 12th बोर्ड के लिए लड़ रहे हो। अब सपोज करो 12th बोर्ड के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, एक है तुम्हारा साइंस स्ट्रीम का, एक है तुम्हारा ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का और एक है कॉमर्स स्ट्रीम का, ठीक है, पर लड़ रहे हो कि मैक्सिमम परसेंटेज 12th बोर्ड में कौन अचीव करेगा। तो ये क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। अब इतना पढ़ोगे, कुछ लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्ट्स बनोगे, पायलट बनेंगे, डिफेंस में कोई लोग जाएंगे, सब अलग 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 जगह जाएंगे, पर अल्टीमेट मोटो क्या है, लाइफ में सक्सेसफुल होना और मनी कमाना। मनी क्यों चाहिए, ताकि लाइफ कंफर्ट हो जाए। तो सबका देखो, अब सबके प्रोफेशन अलग अलग जा रहे हैं, पर फाइनल मोटो तो एक ही है। इसी को समझते हैं नेचर के तरीके से। सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे एक टाइप का पर्टिकुलर वेजिटेशन उगता है, ठीक है, बेरीज लगती हैं उसमें। अब वो बेरीज एक टॉर्टॉइस भी खाता है, वो बेरीज एक गोट भी खाती है। तो अब देखो, दोनों का फाइनल मोटो क्या है, फूड, ठीक है दोनों अलग अलग स्पीशीज। मतलब टॉर्टॉइस के अंदर भी कंपटीशन है कि सबसे ज्यादा बेरीज कौन खाएगा और सबसे ज्यादा सर्वाइव करके कौन दिखाएगा, और दो स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन है। तो यही एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जरा, पहले ये देख लो। कंपटीशन इज अ बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटेस्ट ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर, वो यही वही आर आ गया। The intrinsic rate of increase is significantly lower than the presence of another species. मतलब अगर एक species का R अच्छा है तो उसका R का वैल्यू क्या रहेगी, लोअर रहेगी दूसरी species के कंपेयर में। इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई एक स्पीशीज फिटेस्ट है तो बट ऑब्वियस उसका पॉपुलेशन नंबर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने अपने को उस एक्सट्रीम कंडीशन में जहां रिसोर्स बहुत कम है कैसे भी करके सर्वाइव कर गए। इतना आया समझ में। तो और वो क्या रहेगा, लोअर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी स्पीशीज के। क्यों, अगर दूसरी स्पीशीज को वो रिसोर्स नहीं मिल पा रहा तो बट ऑब्वियस वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन नंबर कम हो जाएगा, उसके आर की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके आर की वैल्यू लोअर देन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। हाँ, तो उसकी नंबर कम, उसका पॉपुलेशन का नंबर कम हो जाएगा और फाइनली हो सकता है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए। इतना आया समझ में। तो कंपटीशन क्या है, कंपटीशन कैसा है, इंटर स्पीशीज मतलब एक स्पीशीज के अंदर, सॉरी इंटर स्पीशीज मतलब दो स्पीशीज के अंदर, और इंट्रा स्पीशीज एक स्पीशीज के अंदर ही। इन दोनों में से जो फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा और वही आगे पास ऑन करेगा अपनी अगली जनरेशन को। चलो, इसी का मैं जो एग्जाम्पल बता रही थी, ये देखो, ये कैसा है, एक टॉर्टॉइस है। कहाँ रहता है, गैलापागोस आइलैंड में। कौन सा टॉर्टॉइस है, एबिंगडन टॉर्टॉइस है, ठीक है। ये उस एरिया का स्पेसिफिक टॉर्टॉइस है, वहीं रहता था, वहीं खाता पीता बहुत अच्छे से मौज मस्ती कर रहा था। प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम तब आई जब वहां पे गोट्स आ गई। अब गोट्स का और टॉर्टॉइस का जो फूड था वो एक ही था। अब कैसा हुआ, इंटर स्पीशीज कंपटीशन, क्योंकि खाना तो एक ही है भैया, इसको भी वही खाना है, गोट को भी वही खाना है। अब उसी खाने के लिए लड़ाई हो रही है। अब तुम खुद सोचो, इसके प्रेजेंस में और गोट के प्रेजेंस में ज्यादा फुर्तीला कौन है, गोट है। तो फिर किसको खाना नहीं मिलेगा, इसी बेचारे को खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो सरवाइव करेगा क्या, नहीं सरवाइव करेगा, होगा क्या, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब वही हुआ था, एक्सटेंट विद अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड apparently due to greater browsing मतलब चरने की एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। बट ऑब्वियस अब गोट तो स्पीड में है ना, बेचारा टोटल धीरे धीरे आ रहा है, तब तक तो पूरा बुश ही निपट गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कैसा है, कंपटीशन का एग्जाम्पल है। चलो अब अगले स्लाइड पे आते हैं।
तो कंपटीशन में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक रूल दिया था, स्टेटमेंट दिया था, बट वो अब गलत प्रूफ हो चुका है, पर हमको स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या है उन साइंटिस्ट का नाम? गॉस। क्या स्टेटमेंट था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोला उन्होंने? स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। अब इसका उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया? पुराना वाला एग्जांपल लेके उन्होंने बोला क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, क्यों? इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्स, खाना एक ही है, गोट भी है, टॉर्टॉइस भी है, दोनों। अब दोनों में से जो ज्यादा क्या रहेगा? जो ज्यादा कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर रहेगा, मतलब जो कम बेचारा जो दब जाएगा, वो दबते दबते क्या हो जाएगा? एलिमिनेट ही हो जाएगा। हाँ, ये कुछ हद तक सही है, पर मैंने बोला तुमको, अगर याद होगा जब मैंने थॉर्न का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जैसे प्रे और प्रेडेटर, तो अगर प्रे खुद में मॉडिफिकेशन लाता है तो प्रेडेटर भी खुद में मॉडिफिकेशन लाता है। सिमिलरली अगर कोई दो स्पीशीज हैं जो इंटरक्लोज हैं, जिनका रिसोर्स सेम है, तो वो क्या करेंगी? सर्वाइव करने के लिए खुद में भी बिहेवियर चेंजेस लाएंगी। अब बोलोगे मैम कैसे बिहेवियर चेंज? सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर एक वहां आउल भी है, ठीक है, और सपोज करो एक कोई छोटा सा फॉक्स भी है, उन दोनों का फूड सेम है, छोटे छोटे जो रोडेंट्स होते हैं वही फूड सेम है, पर अब खाना तो उतना ही है, पर अब खाना खाना भी है, तो क्या हुआ? दोनों ने अपना बिहेवियर या हंटिंग पैटर्न ही चेंज कर डाला। एक ने बोला मैं रात को हंट करूंगा, एक ने बोला मैं दिन को हंट करूंगा। कुछ आया समझ में? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है अब गलत प्रूफ हो चुका है, पर अपन को पढ़ना है, किसी ने पूछा तो अपन को लिख के आना है, तो इसके भी चांसेस है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट की ही वैल्यू, वर्ड्स की ही वैल्यू रहेगी। ठीक, चलो अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अगला टाइप का रिलेशन पैरासिटिज्म, ये वाला तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये किस चीज का मॉडिफिकेशन है बाबा? एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म ने इस ऑर्गेनिज्म का क्या यूज कर रहा है? शेल्टर और न्यूट्रिशन। तो देखो जरा, मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, बट ऑब्वियस हार्म करेंगे, उनका खाना पीना सब तो खा लेंगे। They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density। बेस्ट एग्जाम्पल है जुए ले लो। अब बोलेगा मैम जुए से कोई मरता थोड़ी ना, मरता नहीं है, पर उसका न्यूट्रिशन वीक हो जाता है, बिहेवियर में तो चेंज आता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। करेक्ट। अगर तुम ऑर्गेनिज्म मतलब डॉग्स में देखो, तो जब कभी कभी टिक्स और माइट्स हो जाते हैं, और कभी कभी वो टिक्स माइट्स का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, वो पैरासाइट ही है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि इतने बेचारे इतना खुजा खुजा के बेचारे मर जाते हैं ना, होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। इनफैक्ट ह्यूमन में भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसको शायद तुमने सुना होगा, स्क्रैबी बोलते हैं, है ना। एक बार मेरे को बताना चैट बॉक्स में अगर सुना है कि नहीं है। चलो, तो पैरासिटिज्म क्या है? एक ऑर्गेनिज्म को फायदा ही फायदा जो पैरासाइट है, दूसरे को बाबा नुकसान। क्यों नुकसान? क्योंकि क्या क्या हार्म हो रहा है? उसकी हेल्थ हार्म हो रही है, उसका सर्वाइवल और ग्रोथ रेट हार्म हो रहा है। करेक्ट। अब they might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak। सपोज करो मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि अगर वो कोई ऐसे कंपटीशन में भी है जहाँ पे उसका दूसरा रिलेशन भी है, दूसरा रिलेशन मतलब प्रेडेटर वाला भी है, तो बेचारा सोचो दौड़ रहा है शेर से भागने के लिए, पर ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत टिक्स एंड माइट्स है, तो बीच में खुजा भी रहा होता है, और खुजाते खुजाते वो आ गया और तुम खत्म। बोलोगे मैम ऐसा थोड़ी ना करेगा, वो तो जान बचाने के लिए भागेगा। हाँ भागेगा, पर सोचो उसका पूरा बॉडी अब फोकस कर रहा है उसको जो भी टिक्स एंड माइट्स हुए उससे फाइट करने के लिए, तो उसकी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं तो कमजोर हुई। जैसे ही वो कमजोर हो गई, किसका शिकार बन गई? प्रे का शिकार बन गई। ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुमको पता है कौन है बाबा? अलग अलग वर्म्स, लिवर फ्लूक, सब क्या है? प्रेडेटर ही तो है। अब देखो, प्रेडेटरिज्म जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप के प्रेडेटर होते हैं। 2 टाइप के प्रेडेटर होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो मतलब जो बाहर रह रहे, एक्सटर्नल। जैसे अब बालों की जुएं आ गई, वो क्या है? एक्सटर्नल। टिक्स एंड माइट्स क्या हो गए? एक्सटर्नल। इनफैक्ट जो तुमने कस्क्यूटा या अमरबेल सुना होगा, वो भी एक्सटर्नल पैरासाइट है। ठीक। दूसरा होता है इंटरनल, जो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहे, जिसमें कौन आता है?
जल्दी बताओ। राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, लिवर फ्लूक्स, ये सब तुमने पढ़ रखा है। अलग अलग जो बीमारियां होती है वो सब क्या है बेसिकली, वो सारे के सारे पैथोजन जाके सेटल हो जाते हैं। बोलते भैया यहाँ तो पार्टी हो रही, शेल्टर भी मिल गया, खाना भी मिल गया, तो यहीं सेटल हो जाते हैं। तो वो तुमको तो हार्म कर रही है, तो कैसी हुई, पैरासाइट। और कहाँ रह रही है, तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या हुई, एंडो पैरासाइट। तो एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर। तो पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। ओके चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला रिलेशन पढ़ने से पहले एक और टर्म है, बहुत बढ़िया टर्म है, ये वो बचपन वाली नानी वाली कहानी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। अब बोलोगे मैम ब्रूट पैरासिटिज्म मतलब क्या। अब यहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा है, अंडे रखे हुए हैं ना। अब बोलोगे मैम अंडे में क्या पैरासिटिज्म आप बता रहे हो। अच्छा तुमने वो कहानी सुनी है कोयल की और कौवे की, सुनी होगी। कौन सी वाली मैम, जब भी ब्रीडिंग करनी होती है और एग को हैच करवाने के लिए मेहनत करनी होती है ना, एग हैचिंग कोई भी बर्ड का देखा होगा, अंडे देती है फिर उसके ऊपर बैठ के उसको सेकती है, करेक्ट, ताकि उससे यंग वन या चिक्स निकले, करेक्ट। तो अब ब्रूड मतलब जब कोयल को अंडे देने होते हैं ना, तो वो बहुत आलसी बर्ड होती है। वो बोलती है मैं तो घोंसला बनाने से रही, तो मैं एक काम करूंगी, जिसने भी घोंसला बना रखा है और जिसके अंडे मेरे अंडे से मैच होते, मैं वहीं जाके अपने अंडे दे दूंगी। अब हुआ क्या, ये ऊपर वाले हैं अंडे किसके, कोयल कुकू बर्ड के, ठीक है। नीचे वाले किसके हैं, क्रो के। तो कुकू बर्ड ने बोला मैं अपने एग जाके इसी के साथ यहाँ पे ले कर देती हूँ। अब सोचो बेचारी जो फीमेल क्रो है उसको इतना भी नहीं पता चलता कि इसमें कुछ अंडे दूसरे हैं और कुछ अंडे खुद के हैं। वो सारे के सारे अंडे खुद के मान के ही उसके ऊपर बैठ जाती, ताकि जब हैच होंगे तो उसमें से छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्रोस के छोटे छोटे से चिक्स निकलेंगे। पर होता क्या है, धोखा मिलता है। क्यों, इसी को बोलते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। मतलब बेसिकली ऐसा कोई पैरासाइट नहीं है, पर ब्रीडिंग कौन करे बाबा, उनको हैचिंग के लिए बैठे कौन उनके ऊपर। तो कुकू बर्ड ने क्या किया, बहुत क्लेवर चीज यूज की। जैसे ही एग लेइंग की बारी आई, उसने किसका घोंसला ढूंढ लिया, क्रो का, वहां जाके एग ले कर दिए। अब क्रो बेचारा बैठा हुआ है, पूरा टाइम यूज कर रहा है ना। और हुआ क्या, अब देखो, और ट्रिक क्या रहती है, कुकू बर्ड के अंडे पहले हैच होते हैं। तो जैसे ही वो हैच होते हैं, वो सबसे पहले किसको किल करते हैं, क्रो बर्ड के एग्स को। सोचो ये एक टाइप का पैरासिटिज्म ही हुआ ना। क्यों, अगर यही जिंदा रह जाएंगे तो क्रो फीमेल उसको लगेगा ये मेरे ही बच्चे हैं, और इन्हीं को वो क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो एक टाइप का पैरासिटिज्म ही हुआ। ओके अगले पे आते हैं, अगला रिलेशन पढ़ते हैं, कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म कैसा है, इट इज अ इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर इज नीदर हार्म्ड और नॉट बेनिफिटेड। मतलब एक स्पीशीज को फायदा ही फायदा, दूसरा ऐसे बोल रहे ठीक है मेरे को कुछ फायदा है ही नहीं। जैसे तुमने ये वाला देखा होगा पिक्चर, है ना, जब भी गाय या भैंस कोई भी कैटल चलती है तो उसके पास में इग्रेट बर्ड है, व्हाइट कलर की बर्ड है, इस तरीके की, वो घूमती रहती है। क्यों, जब भी कोई बड़ा मैमल ग्रेस करता है तो वो क्या करता है, घास पे चलता है। घास पे जब वो चलता है तो छोटे छोटे जो कीड़े ना, वो यहाँ वहाँ हवा में उड़ने लगते हैं। और इनको तो भैया पका पकाया डिनर मिल रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, गाय के साथ साथ चलते जाना है या गाय के ऊपर ही बैठ जाना है। तो हो गया ना, किसको फायदा हो गया, बर्ड को फायदा हो गया। कौन सी बर्ड स्पेसिफिकली, इग्रेट को फायदा हो गया हुआ। अब वो बस क्या करे, जैसे ही वो गाय चल रही है और कीड़े निकल के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि भैया वो मरने वाले हैं उसके पैर के नीचे, इसलिए पहले वो निकल लिए। अब जैसे ही निकले ऊपर गए, इसने खा लिया, हो गया डिनर टाइम। आया समझ में। पर अब इसमें गाय को कोई फायदा है क्या, नहीं। गाय बोलेगी इग्रेट हो या ना हो, मैं तो अपना उसी स्पीड में घास खाने वाली हूँ। पर इग्रेट बोलेगी मेरे को तो बहुत फायदा है। ठीक, दूसरा वाला ये देखो, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ऑर्किड्स का किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, इस वाले ट्री के ऊपर, है ना। अब इसमें किसको फायदा है, ऑर्किड्स को फायदा है। मैंगो ट्री बोल रहा है तुम रहो यहाँ पे या ना रहो, मेरा क्या जा रहा है। पर ऑर्किड्स क्या बोल रहा है कि हाँ मेरे को तो शेल्टर भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, मैं अपनी रूट्स तुम्हारे ही स्टेम में एकदम होल्डिंग के लिए अच्छा मेरे को बेस मिल रहा है। पर मैंगो ट्री बोल रहा है तुम हो भी ठीक है, नहीं भी हो तो भी ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है जहां पे एक स्पीशीज को फायदा है और दूसरे को कुछ नहीं हुआ। ठीक, चलो अगला इंटरैक्शन या अगला रिलेशन देखते हैं, म्यूचुअलिज्म। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट। अभी तक कोई भी रिलेशन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यही म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, ऐसा रिलेशन जहां पे दोनों को फायदा हो रहा है। दोनों को फायदा मैम कैसे, सपोज करो तुमको पैसों की जरूरत है, ठीक,
और तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा रूम है, अब तुमको पैसों की जरूरत है, तुमने क्या बाहर बोर्ड डाल दिया कि किराएदार की जरूरत है। तो कोई आया, ठीक है, कोई एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला मेरे पास पैसे है पर मेरे को शेल्टर की जरूरत है। तो तुमने क्या दिया एक्सचेंज में, तुमको पैसे चाहिए थे, उसने तुमको पैसे दिए, और उसने क्या किया, उस पैसों की जगह पे क्या ले लिया, घर में रहने लगा। तो फायदा तो दोनों को हुआ ना। तो इसी टाइप का रिलेशन जहां दोनों को फायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जांपल, और ये इतना ज्यादा गहरा हो जाता है म्यूचुअलिज्म कि एक टाइम के बाद दोनों स्पीशीज कंप्लीटली डिपेंड हो जाती है एक दूसरों पे। देखो जरा स्क्रीन पे, जैसे ये है फिग प्लांट, ठीक है, अंजीर। अब अंजीर को पॉलिनेशन कराने के लिए वैस्प जो एक इंसेक्ट है उसकी जरूरत होती है। तो उसने क्या किया, उसने बोला अच्छा वैस्प तू एक काम कर, पॉलिनेशन करवा दे, उसकी जगह पे काम करो क्या, नेक्टर ले लो मेरा। अब कहानी यहां नहीं खत्म हुई है, कहानी उसी फिग को सीड डिस्पर्सल भी कराना है, मतलब फ्लावर का फ्रूट भी बनना है और फ्रूट का भी सीड डिस्पर्सल कराना है। तो फिग प्लांट ये करता है कि कुछ टाइम तक, जब तक उसने उसको नेक्टर दिया तो तब तक ये मॉथ जो है वो क्या करेगी या क्या करेगी, वो इस पर्टिकुलर जगह पे जगह ढूंढने लगती है कि मैं अपना एग ले कहाँ करूंगी। तो बेसिकली वैस ने क्या किया, वैस क्या ढूंढ रही है, जगह ढूंढ रही है किसका, एग लेइंग के लिए, पर उसकी जगह पे कुछ और पॉलिनेशन भी करा रही है। तो उसकी जगह फिग ने क्या बोला, अच्छा एक काम करो नेक्टर ले लो, ठीक। अब उसके बाद पर इसको क्या चाहिए, सीड डिस्पर्सल भी कराना है। तो इसीलिए एज अ रिवॉर्ड फिग प्लांट क्या करता है, एक दो फ्रूट रख लेता है ताकि जो वैस्प है या मॉथ है वो वहीं आके अपने एग भी दे दे और साथ में सीड डिस्पर्सल में भी मदद हो जाए। इसलिए देखो ये फिग फ्रूट है, यहाँ दिख रहे हैं तुमको, लार्वे दिख रहे हैं, ये वही है, क्या है, म्यूचुअलिज्म। ऐसा रिलेशन जहां दोनों एक दूसरे पे अब क्या हो गए, कंप्लीटली डिपेंड हो गए। मतलब इसका मतलब क्या, अगर मैंने फिग हटाया, मतलब उस एरिया से हटा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये वैस्प भी मर जाएगा, या फिर वैस्प हटा दिया तो ऑटोमेटिकली ये फिग भी मर जाएगा। इतना इंटरडिपेंडेंट हो चुका है। अब एक टर्म है तुम्हारी बुक में जिसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। अब स्यूडो मतलब क्या, फॉल्स। अब कुछ जो ऑर्किड्स हैं उनको पता है कि भैया कैसे अट्रैक्ट करना किसी मेल हनी बी को। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो एक ये जो नीचे दिख रहा है, तो ये कोई हनी बी नहीं है, ऑर्किड ने अपना एक जो पेटल है उसी का शेप डाल दिया फीमेल हनी बी की तरह। अब मेल हनी बी क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, उसको लग गया अरे फीमेल हनी बी बैठी हुई है, चलो जाते हैं और कॉपुलेशन करते हैं। पर जब वो बेचारा ट्राई कर रहा है, उसको पता नहीं है ये क्या है, ये एक पेटल है, पेटल, और वो बस उसी में ट्राई करे कि कॉपुलेशन हो जाए, पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है किसकी, ऑर्किड प्लांट की। तो इसी को हम क्या बोला, हमने क्या बोला, स्यूडो कॉपुलेशन। चलो आखिरी वाला रिलेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है एमेंसिलिज्म, ठीक है। तो एमेंसिलिज्म कैसा है, association है between organism of two different species in which one is inhibited or destroyed and other is unaffected। मतलब एक को फर्क पड़ेगा, या तो वो जिंदा रहेगी या तो या तो वो मर जाएगी या तो हार्म हो जाएगी, और दूसरा बोलेगा मेरे को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल है पर तुम लोगों को इतना इन डिटेल पढ़ना नहीं है, तो अपन सिर्फ इसका डेफिनेशन ही पढ़ ले तो उतना काफी है। क्या है, ऐसा रिलेशन है जहां पे एक को नुकसान या खत्म ही हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे समझना है, प्लस मतलब फायदा, माइनस मतलब नुकसान, और जीरो मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो म्यूचुअलिज्म में क्या था, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट थे, इसलिए दोनों को फायदा। अगर याद रखना एक को नुकसान तो दूसरे को भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन, अब कंपटीशन में क्या हो रहा है, इतना सही रिसोर्स है, दोनों लड़े जा रहे हैं, इसलिए फाइनली थोड़ा नुकसान तो दोनों को ही उठाना पड़ रहा है। अब आते हैं प्रेडेटरिज्म। तो प्रेडेटरिज्म में एक का तो फायदा है, दूसरा तो गायब ही हो गया, इसलिए माइनस लगा है। चौथा पैरासिटिज्म, वापस पैरासाइट में जो पैरासाइट है उसका फायदा है, जिसके ऊपर वो है उसका नुकसान है। अब आते हैं कमेंसिलिज्म और
अमेंसिलिज्म। तो कमेंसिलिज्म में देखो एक को फायदा है, कौन सा, इग्रेट वाला, इग्रेट को फायदा था, इसमें तो गाय भैंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब कमेंसिलिज्म का ही उल्टा रहता है ये अमेंसिलिज्म, मतलब एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल है जैसे तुम समझ लो सी एनिमोन और फिश। तो फिश क्या करती है, खुद को बचाने के लिए सी एनिमल के टेंटिकल में आके छुप गई। अब देखो इसमें फायदा, एनिमोन का कुछ फायदा है क्या, नहीं है, वो तो अनअफेक्टेड है, इसलिए उसमें क्या लिखा है, 0। क्यों, क्योंकि मछली छुपने के लिए आई है, अब वो आ गई तो ठीक, अगर कोई प्रे ले गया तो वो मर गई, मतलब नुकसान तो उसी का होना है, पर इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ आया क्या समझ में? पर ये एग्जाम्पल रादर मोर देन अमेंसिलिज्म से ज्यादा फिट होगा तुम्हारे कमेंसिलिज्म में, यस और नो, क्योंकि एनिमोन को तो कुछ फर्क नहीं है, पर सी एनिमोन के टेंटिकल्स के कारण फिश को फायदा हो रहा है। तो दैट फॉर इन दैट सेंस वी विल कीप दैट एग्जाम्पल इन कमेंसिलिज्म। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब तो जब ये चैप्टर खत्म ही हो गया है तो अच्छे से अब वापस पढ़ना है, नोट्स अपने बनाए रखने हैं, और मैग्नेट ब्रेन अब किस में प्रेजेंट है, हिंदी में भी। तो बाबा वापस बताओ अपने सारे फ्रेंड्स को, जो भी हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनको बोलो हमारा एक नया चैनल, नया प्लेटफॉर्म आ चुका है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करना है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्यों? ताकि वो भी तुम्हारी तरह प्रोग्रेस पा सके, उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो सके। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, जो भी है। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के टाटा, टेक केयर, बाय बाय।